Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जिन्होंने ज़मीन आसमान एक करके, जिन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे मुश्किलात और चैलेंजेस को अबूर करके एक ऐसा मार्का मारा है, एक ऐसा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है कि वो ना सिर्फ मेरी बल्कि आप सबकी दाद की मुस्तहिक है। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड द ओनली आमना हसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे हर बंदा बहुत फेमिलियर होगा आपकी स्टेटमेंट से कि यार आमना आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, और आपने यहाँ तक कहा कि मेरे सोफे पे आपने बहुतान लगाया कि इस सोफे के इस कोने में बैठ के मेरा इंटरनेट नहीं चलता, आपका डेटा नहीं चलता, आपका 4G नहीं चलता, LTE नहीं चलता, कुछ नहीं चलता इस सोफे पे। आमना ने कहा फिर ये लो, उन्होंने कहा ये लो, फिर मैंने इंटरनेट ही आपके लिए लगा दिया। आमना ने कहा ये लो, आमना ने कहा ये लो, ये लो, ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, ये लो। ऐसे जैसे आप वेलें कराते हैं वैसे मैंने इंटरनेट बांटा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। आमना ने कहा सब लो इंटरनेट, चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक के साथ दो लो, दो के साथ चार लो, खुली ऑफर है। कई दफा ऐसा होता है कि हसन यहाँ आके कोई एपिसोड देखते हैं उन्होंने, क्योंकि टाइम्स 2 पे भी स्किप करके देखना होता है कभी कभी, तो यहाँ पे उनको था कि चल नहीं रहा है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ होता है एकदम कि अच्छा ढूंढे यार वो क्या था, वो सीन क्या था, वो क्या थी, अच्छा कभी क्रेडिट्स देख लेते हैं। ये देखें अब यूं करके ये यार अभी चल रहा फराटे अभी यूं, अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए करूँ कि कभी कभी होता है ना कि यार वो था भाई कहाँ गया, कैसे होगा एपिसोड, ये यूं खुल रहा है, ये यूं खुल रहा है। वरना होता था यार एक तो आपका इंटरनेट नहीं चलता यार, पता नहीं, फिर उठो, फिर रोको, फिर उधर जाओ। तो ये आमना तालियां, नजर ना लगाए आप मेरे इंटरनेट। मैं अल्लाह ना करे नजर लगे। आपका शुक्रिया आमना, आपने हमारा सबका पूरी टीम का ख्याल किया जी। आपने कहा कि ऐसा दौर तो नहीं है 2025 में भी ऐसा ना लगे कि हम पत्थरों के नीचे रह रहे हैं कि आपको जिस स्टोन एज में रह रहे हैं कि जी मेरा ड्राइंग रूम में केव है जिसमें इंटरनेट नहीं आता, और आपको तो पता है केव्स में टेक्नोलॉजी पाई जाती है, और आपको तो पता है, आप लोगों को मालूम है कि ये वो ड्राइंग रूम है जिसमें पाकिस्तान का हर बड़ा सुपरस्टार आ चुका है, आगे भी आएंगे चल के इंशाल्लाह। तो इंटरनेट जरूरी है यहाँ पे। तो आमना ने एक डेडिकेटेड यहाँ पे राउटर लगाया है जो कि सिर्फ आमना के समथिंग हॉट की टीम या गेस्ट, उसका नाम भी आमना ने समथिंग हॉट रखा है, उसका पासवर्ड भी समथिंग हॉट से रिलेटेड है। और बोलें आप, और अब आराम है आपको, अब आप लोग खुश हैं, अब आप लोगों को तसल्ली आ जानी चाहिए। हुन तो तसल्ला हो गई है, तसल्ला हो जाना चाहिए था। चुप कर जाओ, चुप कर जाए, आप चुप कर जाए। इसके अलावा आमना, इसके अलावा कोई खास इंटरनेट हो गया, और कुछ आप कहना चाहती हैं? नहीं, मेरे पास एक्चुअली कुछ नहीं कहने को। आमना के पास कुछ नहीं है। ये एक सरप्राइजिंग सी चीज है कि मेरे पास कोई वो नहीं है, लाइफ लेसन्स नहीं है आज। चले हमें आज क्योंकि कर्जे जान की आखिरी 2 किस्तों को रिव्यू करना है, 2 नहीं सॉरी 4 किस्तों का आखिरी। 4 किस्तें? क्योंकि मैंने हर किस्त 2 बार देखी। राइट। तो सेकंड लास्ट एपिसोड मैंने एक बार देखी, फिर मैंने लास्ट एपिसोड देखी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं फॉर्मेट आपके लिए पेश करूंगी उस पे आप चलिएगा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरनेट चल रहा है। मैं आपको एक चीज, खैर इसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये आप देख रहे हैं। ओह माय गॉड, एक सेकंड मैं चाहता हूँ कि आप देखती रहें। नोट्स, ओए 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 ओए, लेन जी, आई विल टेक योर नोट्स एंड रेज यू प्लीज सर। कर्जे जान सेकंड एंड लास्ट एपिसोड, यहाँ मैंने ज्यादा लिखा आपसे, मेरे कम से कम 2000 वर्ड होंगे। नहीं जी, मैं इसको वर्ड पे डाल के अभी ये हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। कम से कम 2000 वर्ड लिखे मैंने। नहीं डाल सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको 1 2 3 4 5 सफे के नोट्स हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो सब मैंने लिखा हुआ है ना, ये सब ये मेरे नोट्स नहीं है ना, मेरी चीजें हैं, ये वो कमेंट्स हैं जो, नहीं ये सब डायलॉग्स हैं। हाँ डायलॉग्स हैं जो आपने, ये सब डायलॉग्स हैं जो मैंने लिखे हैं। कुछ की मुझे समझ आ गई है, कुछ की मुझे समझ नहीं आई। इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कि पहले हम इन 2 एपिसोड्स को, क्योंकि इतनी अहम एपिसोड्स थी और आपने भी इतने डायलॉग इकट्ठे किए हैं, मैंने एस्टेरिक लगा के वीडियो क्लिप्स लिए हुए हैं ताकि मुझे डायलॉग ना भूलें। तो वी विल, और इंटरनेट चल रहा है तो बीच बीच में हम चलाएंगे, क्लिप डालेंगे, खुद देखेंगे, आपको दिखाएंगे। वी विल गो सीन बाय सीन।
first, and then we will do an overview of performances बहुत ये तो etc. We will have to. लंबी चीज Sir, है। I have to. I cannot. सीन बाय सीन कैसे जाएंगे? मतलब है कि जो important chronology में चलेंगे point by point. The thing is, there's just too much to say about these 2 episodes, and I don't want to leave any stone unturned. मेरे लिए तो एज आई टोल्ड यू 4 एपिसोड हैं, क्योंकि मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी, लास्ट देखी, फिर मैं उसको सोचा उसके बारे में, फिर जब मैंने सब सोच लिया, फिर उसके बाद मैंने आज आने से पहले सेकंड लास्ट एपिसोड दोबारा देखी और लास्ट एपिसोड दोबारा देखी और नॉर्मल पेस पे देखी, रुक रुक के देखी, पीछे जा के देखी कि मैं कुछ मिस ना करूं। ऐसा ही है, क्योंकि चलिए इस पे बात करते ऐसा हैं। ही है। बहरहाल इसके अलावा हमारे पास 2 इंतहाई अहम तरीन एपिसोड्स ऑफ ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग है, और मेरे लिए ये भी 4 एपिसोड्स के बराबर था, क्योंकि मैंने रुक के देखा। मैं कहा ये हो क्या रहा है, ये कैसे, ये क्यों, हसीन भी और खूबसूरत भी, आय है, और बहुत कुछ भी। आपके लिए मेरे पास बहुत सवाल हैं। पूछे ना, मन मस्त मलंग पूछिएगा। एक एपिसोड हमारे पास एक एपिसोड है फरार की। ठीक है, फिर आज क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें बहुत ज्यादा करनी है ड्रामों के बारे में, तो कोई बात नहीं, बाकी की डिस्कशन हम जुम्मे को कर लेंगे। तब तक आपने कहीं जाना नहीं है, एक चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। जब टाइटल ब्रेक से वापस आएंगे तो इन ड्रामों को डिस्कस / रिव्यू / डायसेक्ट करने का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं जाइएगा मत। जी हसन, आप गालिबन फरार से शुरू करना चाहेंगे? फरार में वही 4 बातें आपने बोलनी है। फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, हमजा बड़ा गुड लुकिंग है, हमजा की बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस है, बहुत अच्छा शूट हुआ है। मुझे नहीं पता मुसद्दिक ने शूट किया है या वजाहत ने शूट किया है, जिसने भी किसी ने किया है। फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, कहानी बहुत मजे की है, बहुत नेटफ्लिक्सी है। आगे चलें। The thing is that there's not much to review in Farhad. What do you mean? Why? I want to ask you this because एक तो ये कि there are no glaring mistakes that we could point out. One, performances are very very stable. और अब आप हर एपिसोड में performances की तारीफ करते हैं, बेशक वो हमजा हो, बेशक वो अहमद हो, बेशक वो सुहाय हो, बेशक वो supporting cast हो. The gentleman who was playing the SHO Zaman was fantastic in this episode. तो उस्मान चौधरी, well done हसन। उस्मान चौधरी को हमने और बहुत सारे ड्रामा देखा है, काशिफ निसार के साथ। वेरी गुड। बेशक वो दानियाल हो या मीरब हो, सब कैरेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त डिफाइन हुए हुए हैं, बहुत उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। इस पे आप इससे ज़्यादा क्या ही बात करेंगे। देयर इज नो प्लॉट टर्न और ट्विस्ट जिसको आप कहें कि ओ अनएक्सपेक्टेड, ये वो, इट्स काइंड ऑफ अ स्मूथ सेल। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप दरिया को कुएं में बंद करना, मैं आपको एक सेकंड में इसका एग्जांपल दे देता हूं। आपने जिंदगी में बहुत सारी मिशन इम्पॉसिबल फिल्में देखी, आपने बहुत सारी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्में देखी, आपने बॉर्न ट्रिलॉजी देखी। अब वो बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट आपको मिलती है, लेकिन आप बैठ के उनके ऊपर क्या डिस्कशन क्या करें, नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जॉनरा है जिसको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो आपका टाइम होता है, जैसे मैं और उस दिन आप बात कर रहे थे कि कुछ हमें चाहिए होता है कि वो आप देखें जो इस नियत से ना देखें यार इसको मैंने रिव्यू करना। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो अदर एंड पे है कर्जे जान, इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की लेयरिंग है किरदारों की, कहानी में इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी डिबेट है, डिस्कशन है, तो हर तरह की चीजें बनना बहुत जरूरी है। कुछ कहानियां, कुछ शोज, कुछ फिल्में आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं इन अ वे वेयर यू वांट टू हैव दैट कन्वर्सेशन। कुछ इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं यार कि आप देखते हैं और आप कहते हैं यार मजा आ गया। तो फरार एक ऐसा ड्रामा है कि उसकी हर एपिसोड को जब आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देख के एंजॉय नहीं कर रहे, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, सब लग अच्छे रहे हैं। सब मुझे बड़ी अच्छी चीज लग रही है कि 2 एपिसोड्स रह गए हैं, अगला इज द सेकंड लास्ट, एंड वी आर कमिंग काइंड ऑफ फुल सर्कल के फरार जो नाम था, एस्केप, फरार हो रहे हैं सारे, सब वापस जाना चाह रहे हैं। इट्स कम अ फुल सर्कल। आई लव द पार्ट वेयर बातिश इज सिटिंग एंड रिमेम्बरिंग हिज मीटिंग विद सादिया, और वो निहारी पहली बार मैंने बहुत पहले बोला था कि कोई उसका एक फ्लैशबैक कुछ आता, तो अब इवेंचुअली अब जाके एक फ्लैशबैक आया है, और उसको वो अपना वो वक्त याद आ रहा है कि when life was simpler for him, although he's always been a hitman, but life was simpler for him, उसको याद आ रहा है। Similarly जो आपकी बग्गी है वो भी कहती थक गई,
मैं थक गई हूँ, मैंने वापस जाना है, एंड शी हैज़ रीज़न टू गो बैक। उसकी माँ कस्टडी में है, शकूरे को पकड़ लिया है, रीज़न फॉर बातिश टू गो बैक। फिर जो उसका एक वो मलिक है जिसके 2 भाइयों को कत्ल मलिक कर दिया जब्बार। है, मलिक जब्बार, वो सारा सिनेरियो चल रहा है, एंड दे आर गुड पीपल, दे डोंट वांट टू लीव ऑल ऑफ दिस एंड दे कांट गो ऑफ एंड लिव इन काइंड ऑफ विदाउट थिंकिंग अबाउट दिस। फुली सब्जेक्टिव, एक टारगेट किलर है और दूसरी भी उसने भी काफी कुछ दोनों कातिल हैं। किया हुआ है। मेरा ना एक तनकीद का जो पहलू है वो अभी भी मेरी नज़र में आए किस्त देखने के बाद मुझे और महसूस है, क्योंकि अब 2 किस्तें रह गई हैं, कि जो आप जब भी आप किसी इस तरह की सीरीज में भी पैरेलल ट्रैक्स देते हैं, ठीक है होने चाहिए, ज़रूरी है मल्टीपल ट्रैक्स, कोई उनकी ना आपस में कनेक्शन होना चाहिए, या एट द कोर हो या आगे चल के वो ताने बाने मिलते हैं। अब जैसे हमने पूरा दानियाल और मीरब वाला ट्रैक देखा, मुझे वो पहले दिन से बहुत पसंद था ट्रैक, लेकिन उसका पूरा जो कहानी का नैरेटिव है उसके ऊपर कोई खास गहरा इम्पैक्ट नहीं है ही नहीं है ना। नहीं। तो अब वो मैं वैसे देख लेता किसी और मिनी सीरीज की सूरत में, या मैं मतलब किसी और ड्रामे की शक्ल में देख लेता। जब वो फरार का हिस्सा बना तो जो बाकी का जो हमजा का है, सुहाई का, चले फिर आपने कोई जोड़ तोड़ दे दिया, वो भी बहुत बाद में जाके हुआ। तो एक ही बस मेरी एक जो सुहाई की और हमजा की जोड़ तोड़ बनती है, बिकॉज उनके बीच में बाला भी था, वो भी एक लिंक था कॉमन बना, लेकिन बहुत बाद में मगर इन दोनों की तो बिल्कुल, इन दोनों का कोई समझ नहीं आ रहा कि अब ये, एंड एज यू राइट, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, बट लाइक यू राइटली सेड दैट ये दोनों बड़े लाइकेबल कैरेक्टर, बहुत अच्छे लाइक देम, इनकी बैक स्टोरी भी बहुत अच्छी है, मगर मुझे लगता है कि इन द लार्जर प्लॉट इनका कोई मकसद नहीं है, ये ना भी होते तो ठीक था। मुझे ये भी जो ये सोच आनी नहीं चाहिए। फरार से ये भी थोड़ा सा गिला है कि वो हर 2 एपिसोड्स के बाद नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अब जो आपने जो कैंप 2 लोग चला रहे हैं, एक जो द यंगर गाय जिसका नाम क्या था, नॉट शकूर बट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, वो जो वही वाला बाइनोकुलर दूरबीन के साथ भी वही देख रहा था, नीचे चार्जिंग का भी वही बोल रहा था, वो सेम बना था। और उसके साथ जो अपना नैयर एजाज साहब का कैरेक्टर है, वो जो दोनों हैंडलर्स है ना, बेसिकली दे आर हैंडलिंग द, I mean, again, you're giving us these characters with names and personalities not needed at this point. But again, also वो ये सोच आती है कि यार 2-3 एपिसोड्स के लिए आपने नैयर एजाज साहब को कर लिया कास्ट, बड़े अदाकार हैं, तो वो अच्छी चीजें हैं कि आपने किसी भी, आप सारे किरदार देखें, आपने बड़े रिनाउंड एक्टर्स को कास्ट किया है, वो एफर्ट अपनी जगह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बड़े एक्टर्स को कास्ट करते हैं, फिर ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि यार ये है मेरा फेवरेट एक्टर है, तो क्या होगा अब, ये क्या इनका ट्रैक कितना होगा, मतलब इसका कोई रीजन होना चाहिए फॉर हिम टू बी हियर, बट शायद नहीं होगा। अब ये सब वापस चल पड़ेंगे। अब जो वो दोनों हैं, दानियाल का कैरेक्टर बब्रिक और जाले को वो कह रहे हैं वापस ले और बब्रिक को मार दो। मैंने ख्याल है जाले को भी वापस ले जाके वो मार देंगे। ऑनर किलिंग्स में तो ऐसे ही होता है, बट नहीं होगा या होगा, बट दैट्स द इंटेंशन। बट अच्छा है। दूरबीन से जब वो मैंने देखा तो ऐसा लगा खाली फिल्टर लगा हुआ, गाड़ी करीब नहीं आई। अच्छा नहीं पता नहीं, मैं तो टेक्निकली दूरबीन से जब आप देखते हैं तो आपको चीज करीब नजर आती है ना, तो है ना, ये शॉट चलाना वर्षमा, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो दूरबीन वाला फिल्टर लगा हुआ, गाड़ी इतनी दूर है, लगी हुई है स्टैटिक नहीं कि कैमरे से ही आपने शूट किया और आगे फिल्टर लगा दिया दूरबीन में। अच्छा। अगर आप असल दूरबीन करें तो थोड़ा सा जूम्ड इन होना चाहिए था, नहीं मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कि और थोड़ा सा जूम इन हो सकता है। पता नहीं किसने डायरेक्ट किया, मुसद्दिक ने। मैंडेटरी लाइंस, हाँ जी। बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन, ये चीजें होती हैं हर फिल्म में, हर इस तरह की जो हाई ऑक्टेन थोड़ा सा फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर्स होते हैं, उसमें ये चीजें होती हैं। हमने काफी सारे देखे हैं जिनमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जॉनरा बन रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, और बनना चाहिए। बहुत जरूरी है कि इस तरह का मजीद इस तरह के ड्रामे बने, इस तरह का कंटेंट बने। बहुत कम ऐसा होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल जॉनर हो और वो आपको डिलीवर करे मोर और लेस। जबकि यहाँ मुझे अभी ख्याल आ रहा है कि जो मलिक जब्बार इतना भड़क रहा है अपने भाइयों के मरने पे, उसकी बहन किधर गई जिसकी वजह से पूरी कहानी शुरू हुई थी, यू नो, उसको आप नहीं दिखा रहे। उसको भी, उसके भी भाई थे। What is she thinking and doing? I'm interested in Nadia. ये चीजें होती है ना फिर बीच में। हाँ exactly, ये हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। मगर by and large it's a really good watch. वो वाला सीन बड़ा अच्छा था। वो कहता है कि 5 मिनट है गिन के, और वो कहता है मीरा को लेके इसकी ओए खत्म करनी है, और ये सब कुछ जो था। 5 मिनट के अंदर अंदर मलिक साहब का काम ना किया तो 6 मिनट में मैं तुम्हारे आईजी को लेकर जंडियाले ना पहुंचा तो मेरा नाम बदल देना। मीरा को थाने लेके आओ। That was very interesting. मजे का ड्रामा।
मूविंग ऑन टू देन आमना जी, मन मस्त मलंग। दफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। मन मस्त मलंग एक बहुत ही obscene ड्रामा है, and I'm not complaining, but it's actually very obscene. एक तरफ आप कहती हैं केमिस्ट्री होती ही सेक्सुअल है, केमिस्ट्री होती ही वैसी है जिसमें फिजिकल कुछ एलिमेंट हो। Obscenity एक किस्म की तो नहीं होती, सिर्फ obscenity की बहुत और क्या ऑब्सीन लगा आपको? obscenity है। मत बताएं क्या आपको पूरे obscene? ड्रामा ही obscene है। क्या ऑब्सीन लगा आपको? आपको नहीं obscene लगा? नहीं, राइट। क्या लगा? बोले ना, खुल के बताएं यार, ये सीन जब हम ऑब्सीन। पहुंचेंगे उस पे तो बता शुरू हो देंगे। जाए, आप बताएं शुरू हो जाए। कौन सा सीन ऑब्सीन? बहुत obscene है यार, वो बात ही नहीं करते एक दूसरे से, 2 मिलीमीटर के फासले पे तो वो बात करते हैं। आपको तो अच्छा लगनी चाहिए ये चीज, खुश होनी ना, चाहिए। मैं क्या यहाँ पे कोई आप कहती हैं ह्यू वो- हेफनर हूँ कि हाँ। मुझे अच्छी लगे ये चीजें? मतलब मुझे क्यों अच्छी लगनी चाहिए? मैं क्या यहाँ को पॉर्न रिंग ह्यू चला रही हेफनर हूँ? का इंसर्ट ना डाल देना। हाँ, वो पता भी चल- मेंशन बनीज के साथ। बनीज के साथ, हाँ। मुझे तो ये बातें पता ही नहीं है, मैं तो सुनी है हाँ, बिल्कुल, इसलिए आप हंसे। नहीं यार, I mean it's a bit much. I mean, like I said, I'm not one to complain because but it's just for television viewing. I was like, wow, it's like they're giving you scintillating. उसका मुंह पे हाथ रखती है और वो प्रॉक्सिमिटी और मतलब इतनी proximity भी क्या है? Get a room, guys. I mean, अब जो पूरा दिन इन्होंने पूरी शाम दोपहर से लेकर रात तक समुद्र इन्होंने के जो समुद्र किनारे के किनारे गुजारी है, मेरे हिसाब से देव क्रॉस ऑल लाइंस। नहीं, क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये हीरोइन है और ये virtuous होगी। क्योंकि उसने तो अपनी जैकेट भी उतार के उसको पहना दी। हाँ, तो जैकेट उसने पहन के रखी थ्रू आउट। अच्छा, वो जैकेट को देखिए। एक तो ये यार, समुद्र में आप कभी गए, आपको ठंड लगी हो इस किस्म की गर्मियों में? हो सकता है दिसंबर में चले गए। हाँ। उसने जैकेट पहनी हुई थी। वैसे उसको ठंड नहीं लगती, पूरा दिन वो लॉन के कपड़े पहन के फिर रही है समुद्र यार पे जाके। तेज हवा होती है समुद्र पे। चल नहीं रही थी, बाल नहीं हिल रहे थे उसके भी। ठीक है ना, दिसंबर की एक सर्द शाम थी वो। ना उसके बाल हिल रहे थे, ना कोई हवा पड़ रही थी, ना मिट्टी, ना कुछ। भीगा ऐसा ही है बस। हाँ। ये दिसंबर। और वो कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है, और लिहाजा उसकी जैकेट उतरती है और नीचे उन्होंने क्या पहना होता है? बनियान। नहीं, मैं ये जिसको रुक जाए इधर रुक जाए। हाँ, इधर रुक जाए आप। इधर हमारी चीती वशमा क्या करेगी अब? वो एक्सप्रेशन डालेगी हीरोइन का हाँ। जब हीरो जैकेट उतारता है। ओए होए होए होए, जो कि एक इंतहाई ऑब्सीन एक्सप्रेशन था। जब वो हीरो जैकेट उतारता है ना उसको देने के लिए, तो हीरोइन प्रॉपर तौर पे हाँ। उसको चेकआउट करती है और उसके मसल्स चेकआउट हाँ। करती है। हाँ, ये एक बड़ा आंखों से वो उसकी वो कमीज भी उतार देती है। वो वो I said that. I'm sorry. I don't believe I said that. नजरों से उसको हवस भरी नजरों से। ये इस और तरह नहीं, I'm sorry. Why am I apologizing? This is the intention. दिस इज द इंटेंशन। They're not. मैं नहीं। मैं डायरेक्टर तो नहीं था ना, आप तो नहीं थी ना, किसी नहीं। ने बोला ना कि यू हैव टू लुक एट हिज मसल्स लाइक दैट। Like that, yeah. ये कोई इसमें ढकी छुपी बात तो नहीं है। जैसे वो क्या है, जवाशा क्या कहता है, ये कोई गोश्त का टुकड़ा है जो मैं उसको पढ़, ये गोश्त की तरह ही उसको देख रही होती है। नहीं, दो चीजें हो सकती है ना, या तो डायरेक्टर ने बोला हो कि व्हेन ही टेक्स ऑफ दैट शर्ट, दोबारा यहाँ पे इंसर्ट चलाना ताकि लगे कि हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे। हाँ। कि डायरेक्टर ने बोला होगा यार जब वो शर्ट उतारे तो यू चेक हिम आउट, चेक आउट हिज मसल्स, ओके, गिव दैट लुक। या एक्टर ने खुद ही डिसाइड किया होगा कि यार के ओके लेट मी ऐड दैट nuance to it, ठीक है, which is fine. But if you do that, then people are going to talk about yeah, it. man. Yeah. आप कहते हैं केमिस्ट्री कैसे बनती है? ऐसे बनती है। अब आप देख लें, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि केमिस्ट्री नहीं है दोनों में। मैंने पिछली बार इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा था। सहार हाशमी और दानिश तैमूर में क्रैकलिंग केमिस्ट्री है, क्रैकलिंग। और वो एज वेज का भी कोई नहीं इतना कोई पता लग रहा कि दोनों की कोई उम्र कोई वो है। वो हर बात ऐसे एक, वो जब बेंच पे भी बैठे हुए वो बात कर रहे होते हैं, आप देख लें वो सीन सारा। नहीं, वो अपने बीच में फासला आने नहीं देते। नहीं आने देते। नहीं आने देते वो। ये सही मानों में दो दिल एक जान है। आपके लिए मेरे पास एक सवाल पूछे आपने, मुझे तो सवालों के जवाब देना बहुत पसंद है। प्रॉक्सिमिटी वगैरह से तो आपका ताल्लुक है ही, लेकिन वो हम बात कर चुके हैं।
ऑब्सेनिटी एंड प्रोक्सेमिटी से वो हम बात पता कर नहीं चुके हैं। किन आपको हाँ, सवाल मेरा आपसे ये है यार, क्योंकि मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने जाके पीछे वो 19 किस्सें देखी थी, मैंने सारी देखी। तो आपको मैंने तमगा दिया कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल, वाह, बिल्कुल, आपने वो बिल्कुल। हिम्मत की वो सवाल देखने की। पूछें आप। ये आपको पता होगा और मुझे आप समझाएंगे कि ये दोनों जो हैं लड़का लड़की, ये दरगाह पे क्यों ट्यूशन करते हैं, पढ़ते हैं? क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे हम्म। तो इसी दरगाह के बाग में ये लोग, जहाँ पे बाग में ये लोग अभी ट्यूशन ले रहे हैं, ये बाग इनकी वो थी जगह जहाँ पे ये खेलते थे। डेटिंग स्पॉट है ये इनका? डेट पे बच्चे थे तो डेट तो अब नहीं तो कर, डेटिंग स्पॉट है ना। अब डेटिंग था तो वो यहाँ पे बाग में खेला करते थे, झूला लगा हुआ है, उस झूले पे वो बैठती थी, ये उसको झूला झूला। वो वहीं का वहीं है झूला उस हाँ, वक्त से। हाँ। 10 साल से और इस पार्क में आज के कोई माइका लाल एंटर भी नहीं हुआ इन दो के अलावा। आप देखें ये पार्क में हमेशा ये दो होते हैं उसी नहीं, बेंच पे। पीछे काफी लोग थे पार्क के पीछे, बल्कि एक वर्लिंग दरवेश भी था, क्योंकि वो मजार है ना सादर हाँ, का है, तो वो तो वहाँ इस था। इस स्पॉट में, इस झूले में और इस बेंच पे इनके अलावा और कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, तो भाई इसके दोस्त भी आते हैं कभी कभी। वो तो जब वो उनको फोन करता है कि भाई वो कह रही है कि मुझे समोसे पकौड़े खाने हैं, तो चाय वो ऐसे क्रॉकरी और सब, आपने देखा कितना बेहतरीन इंतजाम हुआ होता। पानी नहीं था लेकिन हाथ धोने के लिए वेट वाइप्स टाइप चीज कोई नहीं थी, फिर उसको हाथ धुलवाने पड़े। तो धुलवा दी उसने यार, उसने उसको अरेंज कर मौका दिया। चाहिए था हाथ लगाने का। नहीं, उसने हाथ नहीं लगाया, दूर से रह के उसने जो माली देता ना जिसमें हाथ नहीं लगाया। तोहमत ना लगाए। नहीं, आई एम सॉरी। तो मुझे याद मतलब आ गया, हरा रंग का वाटरिंग कैन था हाँ। जो मेरे पास भी है, तोहमत ना और लगाए, उसने वो लड़की के हाथ आपने देखे खूबसूरत से। तोहमत ना लगाए। ठीक है। एक बड़ा खूबसूरत आइकॉनिक सीन था। आपने ये सीन कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा नहीं, पहले। ऐसे आजकल आप बड़े सीन देखते हैं जो कभी देखे ना हो। जब वो हाथ अपने दुपट्टे से साफ करने लगती है, वो कहते नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। अरे 1 मिनट, ये लो रुमाल। मैं उस वक्त एक बात सोची, मैंने कहा यार ये एक रुमाल जो है, एक जमाने में जब मैं छोटा था तो मैं देखता था अक्सर जो बड़े बुजुर्ग टाइप्स थे उनके पास रुमाल हुआ करते थे। अब नहीं रुमाल होते लोगों के पास। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कि रोमांस निकल गया जिंदगी में से। रुमाल का एक ही मकसद था, देखिए लड़कियों के पास होता था आते एक जाते white- खूबसूरत आवारा सड़कों पे। ये फिल्म देखी है आपने, राजेश खन्ना हाँ। की? एनीवे, रुमाल लड़की के पास होता था वाइट, उस पे एक अच्छी सी क्रोशे या लेस लगी होती थी, खुशबू उसके पास। मकसद क्या होता था रुमाल का? कि वो गिराए और लड़का उठाए। नहीं, असल क्या मकसद होता? ओह, पसीना साफ करना, खांसना। तो वो टिश्यू पेपर नहीं था ना उस जमाने में। टिश्यू पेपर इज अ न्यूअर इजाद। तो एक बात बताएं, हाँ, हम जब टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, हाँ। एक टिश्यू जब हमने इस्तेमाल कर लिया, उसको वापस जेब में रखना तो बहुत मायूस समझा जाता है। जी। तो रुमाल को पसीना साफ करके और उससे नाक साफ करके उसको बंदा वापस जेब में रख लेता था। जी। तो बहुत बुरी बात थी ये। और फिर वही आप गर्लफ्रेंड को दे दें। ये तो बहुत बुरी बात थी। हाँ, मगर ये आप देखें ना, लड़की का भी उसको खुशबू आ रही है उससे। ये तो बेशक साफ ही- रुमाल था ना, ये तो हाँ। उसको तो हीरो को तो पसीना ही नहीं आता भाई। नहीं आता, ये हीरो को कब आपने देखा इसको पसीना आता हो? नहीं आता। उसे बॉडी हेयर ही नहीं है उसके, तो ये तो- बॉडी के बगैर भी पसीना आ सकता है। इतना गुड लुकिंग हीरो है, इसको पसीना वीना नहीं आता। नहीं, परस्पायर नहीं करता ये, पसीना गरीब लोगों को आता है, इसको क्यों पसीना आएगा? आ ही नहीं सकता। बात में जो असल सीरियस सवाल पूछो तो ये इसी तरह होता था, नाक ब्लो की और वो रुमाल जेब यार में। नाक नहीं ब्लो करते ना आप रुमाल के साथ। रुमाल इज जस्ट फॉर पैटिंग काइंड ऑफ। तो मर्द का इतने जनाना मर्द होते थे तो उस मेरे जमाने मर्दों के में, पास पसीना पूछने के लिए रुमाल मर्द- रखते थे वो। अब क्यों नहीं रखते? यार मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो मैं आपसे फैशन का स्टाइल है, आप मुझे जवाब सवाल दें। आई डिमांड टू नो। एक्सेसरी पॉकेट स्क्वायर में आपने रुमाल रखा होता था। इट वाज एन एक्सेसरी लाइक अ वॉच। अब आपके पास फोन है यार, उस पे टाइम में पूरा आ रहा है, आपने घड़ी क्यों बांधी हुई है? मेरी घड़ी तो बहुत चीजें करती है मेरे लिए तो भाई। आपका फोन भी करता होगा। 5.28 किलोमीटर शो कर रही आपका है फोन आज भी की। करता होगा। हाँ, तो मतलब क्यों? एक्सेसरी है, इट्स अ फैशन एक्सेसरी। और रुमाल अब तो रुमाल अमीर लोगों के पास हुआ करते थे, गरीब लोगों के पास परने हुआ करते थे, जो वो वो क्या है? कंधे पे नहीं रखते बड़ा वाला परना, अभी भी पन्ना रखते। या तौलिया जो अपने गले के इर्द गिर्द लोग बांध लेते हैं कि पसीना आता है हाँ। उस पे, तो आप तौलिया बांध लें। या उससे भी ज्यादा गरीब हो तो वो अपने कमीज से सा पहुंच लेते थे हाथ, और जैसे वो अपना दुपट्टा पहुंच रही थी, नाक भी आ रही हो तो कमीज का कोना पकड़ के नाक वाक पहुंच लेते थे। वो सही लगता है आपको? ठीक है, सही है नहीं, मैं वैसे सोच रहा था कि रुमाल का क्या मकसद था। यार, बता दिया ना आपको। था, शुक्रिया, बता दिया आपने। मैं वैसे ही सोच रहा था, ये हाँ। मेरे जहन में आया कि अब पहले होते थे इसी तरह के होते थे रुमाल, नीले और वाइट और इस तरह के बॉर्डर बने हुए होते थे ऊपर,
तो मैंने कहा पूछूं कि इनका क्या मकसद हुआ करता था, बट ठीक है। मैंने देखा इस किस्म में कि इन्होंने ना एक जो मुझे चीज़ अच्छी लगी ना, आपको चीज़ बहुत अच्छी लगी? हाँ, इन ऑल सीरियसनेस मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो है ना माहिबीन का कैरेक्टर, माहिबीना माहिबीन मैंने क्यों कहा है, माबीना का कैरेक्टर जो है ना यार मुझे बहुत पसंद है। वो एक बहुत सिंपल खातून है। शी इज अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू, शी इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, शी इज बेसिकली अ सिनफे आहन, शी इज अ सिनफे आहन। आप देखें यार, एक तो वो खूबसूरत बहुत हैं, जब उन्होंने बाल खोले हुए थे आप नहीं बता सकते थे कबीर की बहन है या उनकी वालदा है। आई लाइक दैट। वो तो क्रेडिट सब अमीर साहब को जाता है। स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि जी माएँ और सासें एक किस्म की लगें, उन्होंने कहा नहीं मैं यंग लगूंगी। और उनके पैर भी बहुत खूबसूरत, पाँव भी उनके बहुत खूबसूरत थे, खूबसूरत थे। शी इज अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू डिमांड्स। एक उनको ये कि मेरा बड़ा बेटा जो है इसकी औलाद हो जाए, इसमें क्या गलती है? बिल्कुल फेयर बात है। दूसरा यार उन्होंने अपनी पसंद की कोई चीज बनवाई भी, आलू गोश्त, इससे सिंपल क्या, इससे क्या उन्होंने कहा चिकन कॉर्न मेरे लिए बनाओ या लजानिया बनाओ, उन्होंने आलू गोश्त खाना है, टेम्पुरा प्रॉन्स बनाओ। और तीसरी बात है उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में दर्द है, मसाज करे मुलाजमा। और जब वो लड़की वॉलंटरी कहती है नहीं तुम क्यों करोगी, हाँ फिर लड़की अपनी मर्जी से करती रहे, वो सो गई, वो इतना अच्छा उसने किया, लेकिन फिर भी रिश्ता कहीं और ही वो अपने बेटे का करेंगे। ऑफ कोर्स वो उनका हक है यार, हक है। देखिए यार कितनी मिठाई उन्होंने ऑर्डर की, पूरे मोहल्ले ने खाई वो मिठाई, लेके गई वो उसके पास। शी इज अ सिनफे आहन बेसिकली। जी मजे का ड्रामा, पता है एक किस नहीं आई, मैं तो वेट करता रहा, मैंने कहा 3 किस 2 आ गई हैं, तीसरी किस नहीं आ रही, इंतजार में रहा। मैंने कहा यार तीसरी किस का है मन मस्त। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी हमारी बाजी हैं, अस्मा बाजी, शी इज नॉट वेरी ब्राइट, ये उन्होंने दिखा दिया है। यार आपने देखा है कि आपके लिए गोली खा ली कबीर के लिए आपकी बहन ने, फिर भी आप उसको पूछे जा रही हैं कि कौन है जिसकी वजह से तुम्हें मुस्कुराहटें हो रही हैं, कौन है जिसके बारे में सोच के तुम्हारे दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, कौन है जिसका रुमाल ले लेके तुम अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे मल रही हो, जिसकी खुशबुएं आ रही हैं पसीने में से, कौन है जिसकी जैकेट को तुम ऐसे ओढ़े बैठी हो जैसे कि जप्फी हो किसी की। उनको क्यों नहीं समझ आ रही बात की कौन है? एक तो सारी उम्र हमने तो अस्मा ही कहा है, हाँ। जिस किसी को कहा है, लेकिन ये आसमा है। तो आसमा और अस्मा में मैं माजरत के साथ मेरे ख्याल आसमा ही होता है, थोड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता क्या फ़र्क है, 2 मुख्तलिफ नाम है, जैसे वशमा और वशमा, इसमें क्या है हमें नहीं पता, हम जाहिल से लोग। और आसमा में पंजाबी और उर्दू का अस्मा और आसमा में क्या फ़र्क है मुझे नहीं पता। जो अस्मा हैं वो आसमाएं हैं, जो वो इस बात पे जिक्र करें। मेरा आपको आमरा जी बताने का मकसद ये था, ये बात करने का, कि जो आसमा है उनका कसूर नहीं। पूछें क्यों? शी इज इन लव, शी इज बीन इन लव फॉर हाउ मेनी इयर्स, गॉड नोस। एंडलेसली, या उनको अपने ड्राइवर से मोहब्बत हो गई, गाड़ी उनकी सेफ स्पेस थी। अब जब भी वो गाड़ी देखती है उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक खातून जो कि अभी जवान है, और वो बड़ा प्यारा सीन था जब वो लाल लिपस्टिक लगाती कहती मैं तुझे, एंड आई हैव टू से ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक उस्मा हसन इज वेरी गुड एक्टर, क्योंकि उस्मा हसन को आपने दिलवाली गली में देखा, एक बिल्कुल मुख्तलिफ रोल दिया, उधर मेरी तन्हाई में आप उनको एक बिल्कुल ही डिफरेंट, एक कूल खाला टाइप। दिल वाली गली में तो बिल्कुल ही डिफरेंट था, दिल वाली गली में बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ पे वो एक बिल्कुल डिफरेंट रोल अदा कर रही हैं। तो ये मैं आई वांट टू अप्रिशिएट हर कि, और वो देखें अपना वो 100% दे रही है इस रोल को। आप बोले रोस्ट करें जो भी करें, अच्छा से सभी दे रहे हैं अपना, हर बंदा और भी लोग दे रहे, तन मन धन से लोग, तन मन और धन से अपने आप को दे चुके हैं, सब त्याग चुके हैं। तो उस्मा हसन के लिए लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, आई थिंक शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट शी इज द कैरेक्टर इज इन लव। उसको कुछ जो इनका लवर बॉय है वो इनको डोडी, प्लेड बाय डोडी खान, प्लेड बाय डोडी खान, उनको भगाने का सोच रहे हैं। डोडी खान जो किरदार है वो ये कह रहा है कि क्या नाम है फिर, नहीं वाजिद ये कह रहा है मैंने बदला लेना, क्योंकि वाजिद की बेइज्जती की थी ना अंकल ने, वाजिद ड्राइवर था, अंकल मर गए लेकिन वाजिद जो वही वाजिद कह रहा है मैं इतने सारे साल लगा दिए, मैं किसी तरह से बस बदला लूंगा, बस ये सिनेरियो चल रहा। वो जो पीछे म्यूजिक बजता रहा वो मुझे बड़ा पसंद है, तड़पा के मार डाला, डाला तुमने सुनाई जो मुझे बातें, प्यार में मैं तेरे हो गया कंवारा, ऐसे जो भी है लिरिक्स नहीं आते मुझे, मैं खुद ही बना लिया करता हूँ, तो वो अच्छा है, वो मुझे पसंद है। ठीक है।
वो आपके वो मेरा फेवरेट, मैंने आपको उस दिन कहा ये आपके अंदर की सनसनी जो आदत है, बेसिकली अगर आप देखें इसको सिनफे सनसनी। उस दिन जो फारिस का गाना है, सिन को क्या मतलब है? नहीं सिनफे नाजुक, सिनफे जेंडर, तो ये सिनफे सनसनी है। सिनफे। उस दिन जो फारिस का गाना है ये सेम जॉनरा था, कवाली हाँ, रैप, यही था, यही चीज ही ये थी बिल्कुल। एग्जैक्टली सेम चीज। हाँ, तो इसलिए मुझे पसंद है। एनीवे, कुछ और आप लोगों ने फालतू बातें करनी है या हम चले? नहीं चले जी आमना, देन फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट 2 episodes of ड्रामा सीरियल कर्ज़े। written by Rabia Razak, directed brilliantly by Saqib Khan, performed by Yumna Zaidi, Osama Khan, Deepak Parwani, Sakina Sammo, Fajr Sheikh, Nameer Khan and lots more. जैसे यहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। मैंने और आमना ने आपको इंट्रो में बताया कि आमना ने 5 सफ़ों के नोट्स बनाए हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने ये सारे डायलॉग्स और ये कॉन्वर्सेशंस लिखी हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल यकीनन आमना के जहन में होंगे, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं जिनके बारे में हम अपना मेरे जहन में कोई सवाल नहीं है इस वक्त, मेरे में है। और मैं दोबारा आपसे इसे गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यू आर वेरी वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। अपना फीडबैक बग़ैर किसी डर के, खौफ के अब कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप मेरी और आमना की किसी बात से डिसएग्री करते हैं, आपका 100% हक है, खुल के इजहार करें। लेकिन हमारी भी यही कोशिश होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा है, इम्पॉर्टेंट कहानी है, कि हम भी बहुत इज्जत के दायरे में रह के, क्योंकि एक ठीक है एक ड्रामे को हम रोस्ट भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, बट एक तमीज़ और रिस्पेक्ट के दायरे में रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। आपसे भी गुजारिश है, आपने जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, तमीज़ और इज्जत के दायरे में रह के जो मर्जी कहना है कहें। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। आप क्या एक नटशेल में इन 2 एपिसोड्स का जो आपका एक है जहन में, नटशेल मुझे आप दे दें, आपको क्या ख्याल है? How do you feel about these 2 episodes? मुझे ऐसा लगता है, चले आपने नटशेल में कहा तो मैं आपको नटशेल में ही कह देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कर्ज़े जान, आफ्टर हैविंग वॉच द लास्ट 2 एपिसोड, कर्ज़े जान को बनाने की नीयत जो थी और जिस हिसाब से वो डिलीवर हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसमें काफ़ी मिसमैच था। मैं कर्ज़े जान के मेकर्स की नीयत को चैलेंज नहीं कर रहा और ना मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बुरी नीयत के तहत ड्रामा बनाया। अनफॉर्चुनेटली जो वो दिखाना चाह रहे थे वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर सके। और इस पूरे ड्रामे में बाय द एंड ऑफ इट जो किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ एक हीरो बन के सामने आया, वो अमार का किरदार था, जैसा होना नहीं चाहिए था। जी, मेरा नटशेल ये है आखिरी 2 किस्तों का कि मुझे ऐसा लगा कि जो प्लॉट पॉइंट्स थे ना, वो सारे वैलिड थे। प्लॉट पॉइंट्स फॉर एग्जांपल कि अमार जेल चला गया, उसको कैद बामुशक्कत हुई, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट हुई फॉर द मर्डर एंड फॉर द अदर क्राइम्स दैट ही हैड कमिटेड, वो प्लॉट पॉइंट बिल्कुल ठीक था। वो नशवा और बुरहान मिल जाते हैं आखिर में, उनकी आप हैप्पी एंडिंग देखते हैं, वो प्लॉट पॉइंट भी बिल्कुल ठीक था। बट द वे दे गॉट देयर इन दीज 2 एपिसोड्स वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक। एक सीन था और हम आते हैं, आपकी जो फॉर्मेट है मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूँगा, बट एक जो वो मोमेंट है कि जब जज ने कहा कि जी फैसला अगले हफ्ते इसका सुनाया जाएगा, आई रिजर्व द डिसीजन, और अमार बाहर निकलता है अदालत से जी, और सारे कर्ज़े जान के कास्ट मेंबर्स, सारे किरदार माँ सिवाय दादी के वहाँ पे मौजूद होते हैं। मुझे इन दैट मोमेंट ऐसा लगा कि अमार हज करके वापस आ गया, अब बस इसको फूल और फूलम भरा हार पहनाने की देर है। ऐसा ही है, ऐसा ही जो कि होना नहीं चाहिए था। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं नियत समझता हूँ, एंड वंस वी स्टार्ट गोइंग, नियत मेरे ख्याल है नहीं समझने की जरूरत, बिकॉज आपको जो नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है इसमें। नहीं, मैंने साकिब का नोट भी पढ़ा है जो उन्होंने लिखा है, और आई थिंक उसमें बहुत सारे मुझे एटलीस्ट सवालों के जवाब मिले हैं उनके उस फेयरवेल थैंक यू नोट में जो उन्होंने एंड में लिखा है। और इन सारी गुफ्तगू के ऊपर हम आते हैं, बट आप जिस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हैं मैं वहाँ से
तो ये ओपनिंग सीन है 31st मैं अपने episode dialogues का। खोल लूं तब तक। जी, ओपनिंग सीन है कि जी जो आपके बख्तियार हैं वो विजिट करते हैं बुरहान को, ये प्ली लेके कि आप ये केस लड़ें, और मुझे पता है कि तुम मोहब्बत करते हो नशवा से, मगर वो अपने कॉल की पाबंद है एंड शी इज़ हेल्ड बैक बाय द वर्ड शी इज़ गिवन टू मी। मैं उसको उससे रिलीज़ कर दूंगा, तुम मेरे बेटे को निकलवा दो, एंड तुम तो बैरिस्टर बुरहान हो, तुम आज तक तुम कभी कोई केस नहीं हारे, एंड यू विल डू दिस फॉर मी। अब मेरे यहाँ पे 2 सवाल उठे, मैंने अपने आप से पूछे। पहली बात तो ये है कि नशवा क्या इतनी दिखाइए कमज़ोर या फ्लॉड कि वो उसने अपना ऑनर दिया हुआ है, शी इज़ गिवन हर वर्ड टू बख्तियार एंड देयरफॉर शी वोंट गो अगेंस्ट इट, मेक्स नो सेंस। एंड द सेकंड Go थिंग against इज what? against her word. I mean, because for forever and ever, I was thinking that she would rise at some point and say that, you तो वो know, राइज की ना है। too late. The rising is राइज too ही late. तो की है वो, इन 2 किस्तों में, और किया Too क्या late. उसने? नहीं, उसकी rising is too late for me. उसने नहीं, तो बट आप जो बात कह रही हैं उसके तो बरक्स हुआ। उसने इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड अगर दिया हुआ भी था, फिर भी उसने अपने शौहर के खिलाफ केस ठीक तो है, लिया। उसने राइज किया। दूसरा है कि बुरहान इतना मासूम है कि उसका ख्याल है कि बाय गोइंग अगेंस्ट नशवा एंड बाय डिफेंडिंग अ क्रिमिनल नशवा, ही विल विन नशवा ओवर। और ये सवाल स्टेड विद मी टिल द वेरी एंड कि उसका क्या ख्याल था कि ये नशवा के खिलाफ केस लड़ेगा। उस वक्त उसको नहीं पता था कि नशवा विल प्रोसिक्यूट हिम। पहला सवाल यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम आती है इस पूरे सिचुएशन के साथ, जब ये कोर्ट का केस शुरू होता है। ऑफ कोर्स यू एग्री विद मी दैट द कोर्ट केस इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक। पहली बात तो ये हसन, एंड मैंने ये वेरीफाई कराया है मारिया से, हु इज़ अ लॉयर, अ वाइफ कैन नॉट प्रोसिक्यूट हर हस्बैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। She cannot. She just cannot. It's not allowed. लोगों को बता दें मारिया कौन है। Maria मेरी niece है, she's a lawyer and she's माशाल्लाह very established, very responsible lawyer. उनसे मैंने ये कुछ points verify कराए और उन्होंने मुझे 3 point दिए because वो भी कर्जा जान देखती हैं and she's working in New York right now. तो उसने मुझे ये कहा कि पहली बात तो ये है, शायद यार अमेरिका और पाकिस्तान के कानून यहाँ में भी तो काम किया है ना, यहाँ भी तो काम किया है। उसने कहा कि जी a wife cannot prosecute her husband in any court of law। पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये कॉन्फ्रेंस टेबल पे, विच इज़ योर नेक्स्ट सीन, जब कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ के गपशप मार रहे होते हैं, एज अमार्स वाइफ शी कैनॉट बी इन दैट रूम। इट्स अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप केस भी डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा मेरा सवाल, वो जो साल से प्रैक्टिस कर रहा है और कभी नहीं हारा, उसके बरअक्स आपकी एक अभी इंटर्न थी, साल हो गया, चलो ठीक है, अब वो जूनियर अटर्नी एट लॉ है, लेकिन उसको आपने खड़ा कर दिया है सर बुरहान के खिलाफ। तो जो असद के माँ बाप हैं, couldn't they find a more qualified lawyer that they've hired somebody because they had to file the FIR against Amar ना, उन्होंने किया था। couldn't they find a more senior lawyer, somebody who doesn't have a conflict of interest? ये सारा सिचुएशन बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। पहली बात है कि नशवा का कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट करना। अभी तक आपके क्या तासुरात हैं? आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो अब मैं इस तरह नहीं, आप जाएं इधर उधर, मैं वापस आ जाऊंगी। इसलिए मैं उस ओह, फॉर्मेट मैं वापस आ जाऊंगी, आप करें। देखें मेरा अब तक का जो मैं आपको रिस्ट्रिक्शन से आजाद करती हूं। आप करें, आपने जैसा मैं वापस आ जाऊंगी बिकॉज़ आई डोंट वांट टू। देखिए मेरा अब तक का, इन ऑल सीरियसनेस, मेरा अब तक का सबसे जो बड़ा मसला रहा है कर्जे जान से, वो 2 चीज़ों को लेके, एक तो अमार का पोर्ट्रेयल और एक नशवा का अमार की तरफ जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी जिस तरह से भी वो अमार को परसीव करती है। इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट्स की तरफ आऊँ, आई थिंक इट विल बी ओनली फेयर कि मैं साकिब खान का वो नोट पढ़ूं जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन की कर्जे जान से रिलेटेड। 2 मिनट लगेंगे, मुझे माफ कर दिएगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी चल रहा है आपका, क्योंकि आपका इंटरनेट, मैंने स्क्रीनशॉट वैसे ही ले लिया था, लेकिन इंटरनेट भी चल रहा है। साकिब खान ने लिखा है, एज द जर्नी ऑफ कर्जे जान कम्स टू अ क्लोज, ट्रेडिशन डिमांड्स एंड माय हार्ट कंपेल्स अ थैंक यू नोट. This one's for every soul who made this story possible. I'll begin with Mahesh Vaswani. Thank you for your support, for enabling me to put together this incredible ensemble. Shaila Shakoor and Rabia Razak, thank you for rising to the occasion and to the script for all the discussions, redrafts, revisions right till the last leg. इससे हमें एक बात का अंदाजा हुआ कि राबिया रजाक alone is not responsible for the script. उनके साथ शैला शकूर साहिबा भी थी और साकिब की खुद भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है और ये बहुत बार इसको स्क्रिप्ट को रिवाइज और रीड्राफ्ट किया गया है, जो कि खुशी की बात है कि यार इस पे सोच गई.
तो मैं अब इसको और ज्यादा सीरियसली देख रहा हूं कहानी को। ऐसा नहीं है कि यार इन्होंने एक ही कहानी थी जैसे अक्सर हम सुनते हैं जी हो गया दे दिया डायरेक्टर ने खुद कुछ चेंज, नहीं, ये जो कहानी बताई गई है ये एक प्रॉपर सोच के तहत बताई गई है। टू आवर एंटायर कास्ट, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, for diving deep into the unsaid, the unspoken, and daring to explore the spaces beneath and beyond the written obvious. और इस चीज पे बड़ा फोकस होगा उनके नोट पे आगे भी कि जो ऑब्वियस चीजें उससे हटके हमने कुछ करने की कोशिश की है। Salma, thank you for your contagious positivity and energy, and thank you for finding and sculpting Sidra into a relatable person. Thank you, Anika, Ramisha, Naina, Danial, and Fajr for taking a leap of faith. Thank you, Anika, for making us believe in the strength and in vulnerability, and for showing us that class never goes out of style. मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अनीका और anyway कैरेक्टर का इससे क्या वो है। Thank you, Ramisha, for such a nuanced and sensitive portrayal of Maheen's predicament. Nameer and Deepak, thank you for pouring so much effort, hard work and soul into characters that could have easily slipped into the trap of being flat grey villain caricatures. ये मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा लाइन ताकि आपको समझ आए। मुझे आ गई वैसे, लेकिन आपको अगर नहीं आई तो। Nameer and Deepak, thank you for pouring so much effort, hard work and soul into characters that could have easily slipped into the trap of being flat grey villain caricatures. You made them real, unpredictable and painfully, disturbingly and irritatingly human. बहुत गहरी बात है। P.S. Getting to know you, Deepak Parmani, was one of the best things about Karzajan for me personally. Sakina, Samo and Faisal Rahman, thank you for lending your effortless elegance and brilliance to the equation. Your presence alone elevated the scenes beyond words, legends and rightfully so. Osama, thank you for Barrister Burhan, for the poise, the lazy elegance, that's nice, and the wounded charm you brought to him. You made Burhan so much more than what was on paper. Tazeen, thank you for becoming Bisma. The quiet strength, the silences that screamed the grief of a life unlived, all of it brought to life with such vulnerability and spontaneity. Watching you was a thespian's joy. ठीक है जी, are you with me? This is the last leg of the comment. The script stayed with me for over 2 years, and truth be told, I was skeptical. I believed it had potential, but I had two conditions before I took it up with Mahesh. Number one, that it be placed in a semi-urban or rural hyper-patriarchal backdrop for the plausibility of the premise. Initially, brackets में लिखा, initially I conceived, planned and placed the story characters in Swat, though had to reimagine and urbanize the whole thing last minute due to unavoidable constraints. जी. And number two, that Yumna Zaidi play Nashwa. I was prepping for something else, but the moment Mahesh told me Yumna had said yes to Nashwa, I said, we're doing this. Yumna, you're one of the most intelligent, emotionally articulate actors I've ever worked with. From our very first discussions, now this is very important. The challenge was to steer clear of the stereotypical strong woman cliche, as Peter Schaffer says in Equus, the usual, unusual, and instead create a vulnerable, fallible, ever-evolving warrior who never gives up, never stops learning, never stops admitting and adapting. समझ आइए आपको नशवा की अब? मुझे आई है सारी समझ। Last line, and how beautifully you build the physical, mental and emotional world of that Nashwa. Watching you navigate with such grace and ease, especially while holding space for relatively inexperienced co-actors around you, that was something else. There would be no Karzajan, at least not this one, if you weren't there. Thank you for being so damn good at what you do. Ji. In light of this, I didn't need this light. why? Why would I? This is a director's perspective on the. मुझे तो बड़ी clarity मिली है इससे. डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव नहीं, मुझे मेरे लिए वो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन पे हर एक ने देखा है, जो वो लिख रहे हैं वो दैट्स ग्रेट दैट ही इज गिवन सच थॉट टू हिज पोस्ट. फॉर मी द पर्सपेक्टिव इज व्हाट आई हैव सीन इन 2 एपिसोड्स. एंड लाइक आई सेड, जो मेरा पहला सवाल था कि नशवा जो है वो अपने कॉल की इतनी पाबंद है कि वो उससे टूटेगी नहीं, यार नहीं उसने किया ना. अब जो वो कर रही है इट्स टू लेट. अब जो वो कर रही है आखिरी सीन में, उसका ट्रिगर क्या था कि असद को मारा अमार ने,
उसके लिए ट्रिगर उसका रेप नहीं बना, उसका ड्रग अब्यूज़ नहीं बना, उसका अल्कोहलिज्म नहीं बना, उसका एंगर नहीं बना, उसके मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ क्राइम्स नहीं बने थ्रू हिज लाइफ व्हिच ही हैज़ स्पोकन अबाउट ओवर एंड ओवर अगेन इन दीज 2 एपिसोड्स. उसमें से वो कुछ ट्रिगर नहीं बना. ट्रिगर क्या बना? असद की मौत. इट डजंट कट इट. It would have been a strong woman cliche as per the director. I don't want to read what the director has said right now because I will perceive my experience according to what I have seen on the screen, not Okay. according to what he has written. Do you want to add something, or can I now comment? No, I want comment. to हाँ, comment. Okay. please comment. So, having read this, मुझे इस बहुत क्लैरिटी मिली कर्जे जान की थॉट प्रोसेस के पीछे, कहानियों के पीछे, किरदारों के पीछे. बट आई हैव टू रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द डायरेक्टर्स विजन. जो उनका विजन था उससे मुझे वो मैं डिसएग्री नहीं कर रहा. जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया उससे मेरा डिसएग्रीमेंट है. ये बिल्कुल सही है कि यार आप एक ऐसा किरदार दिखाना चाहते हैं कि जो कि स्टीरियोटिपिकली एक स्ट्रांग वुमन नहीं है, इनफैलेबल है, वल्नरेबल है, इनफैलेबल नहीं, फैलेबल है, वल्नरेबल है और एवर इवॉल्विंग है. एवर इवॉल्विंग वॉरियर का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया. मैं डिसएग्री करता हूं. नशवा वाज नेवर प्रेजेंटेड टू बी अ वॉरियर और मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा क्यों. बट उन्होंने कहा कि ये किरदार है हु नेवर गिव्स अप. आई डिसएग्री देयर. नेवर स्टॉप्स लर्निंग. आई डिसएग्री देयर. नेवर स्टॉप्स एडमिटिंग एंड अडैप्टिंग. आई डिसएग्री देयर. जो नशवा उन्होंने सोची. मैं आपको बताता हूं उसका रिव्यूइंग साकिब खान्स पोस्ट. मैं इस साकिब खान के पोस्ट को नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूं कि जिस नियत से ही सेट आउट टू टेल अ कैरेक्टर, अनफॉर्चुनेटली वो किरदार वो डिलीवर नहीं कर पाए बेस्ड ऑन जो किरदार हमने देखा. अब किरदार हमने क्या देखा? एक लड़की है जो कि लॉयर है, जो कि पढ़ो, जो कि बड़े ट्विस्टेड हाउस होल्ड में फंसी हुई है. ठीक हो गया. और हमने जो शुरू में नशवा का अगर आप आर्क देखें, हमने एक किरदार देखा जिससे हमें ये अंदाजा हुआ कि यार ये बड़ी अपने असूलों की पाबंद और बड़ी, जो एंड में इसने सारी डिस्कशन की है कि ये इस तरह की लड़की है कि यार ये किसी भी चीज को स्लाइड नहीं होने देगी, किसी क्राइम को या इस तरह की चीज को. ठीक है. थ्रू आउट द ड्रामा मैं ये सवाल आपसे उठाता रहा हूं आमना कि नशवा का बिहेवियर टुवर्ड्स अमार आपको बॉदर कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था. पिछले हफ्ते आपने कहा यार मैं नशवा से एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब ये चार्ज लेगी. मैं तो हर मोड़ पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो चार्ज लेगी. उसने चार्ज ले लिया एंड में लिया. ये बहुत लेट लिया ना उसने चार्ज. सवाल अब ये पैदा होता है, ये उसके कुछ डायलॉग हैं, मैं आपकी नजर करना चाहूंगा. मुझे क्यों लग रहा है कि आपका सारा फोकस अमार को बचाने के लिए है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सारा फोकस अमार को बचाने के लिए है? ये उसने बोला शुरू में बुरहान सर को जी. क्या आपको नहीं लगता था कि नशवा का सारा फोकस अमार को बचाने के लिए थ्रू आउट द ड्रामा? टोटली. जालिम का साथ नहीं दूंगी चाहे वो मेरा शोहर ही क्यों ना हो, ये नशवा ने बोला. ये कहती है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, मेरे ख्याल था अभी तक कि उसकी जिंदगी का मकसद था अपनी माँ की शादी कराना आसिम के साथ. जब वो ये कह रही है जालिम का साथ नहीं दूंगी, तो दिया ना तुमने. तो ये जो बात वो कहती है, उसने एक्चुअली नशवा ने आखिरी 2 किस्तों में अपनी हर सोच को निगेट किया है. बिल्कुल किया है. अपने ही डायलॉग्स को, अपनी ही कई बातों को उसने डिसमिस किया है. विच इज वाई व्हेन आई वाज वाचिंग द लास्ट 2 एपिसोड आई वाज लाइक ओके, आई वांटेड दिस नशवा, बट वेयर वाज दिस नशवा एज यू आर सेइंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वीक्स अगो, जब उसको पता लगता है कि माहीन का रेप हुआ है. एंड वो आगे चल के ये बात कहती है अगले सीन में, जहां पे आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको होना ही नहीं चाहिए था. Why is she sitting in that boardroom having a conversation with the other lawyers about his husband being prosecuted? Yeah, absolutely. ये तो बात ही बड़ी अजीब है. और वो वहां पे कहती है, नहीं है. वहां पे वो कहती है अमार ने असद को मारा, ये बात सबको पता है, हमारे पास क्या पॉइंट है डिफेंड करने का? Did she not know with proof कि अमार ने माहीन को रेप किया और उसके पास कोई पॉइंट नहीं था डिफेंड करने का अमार को? बिल्कुल शी न्यू. उसके पास वीडियो भी थी भाई. आगे चलें, जो डायलॉग आप ये डायलॉग सुने, लेकिन आप लीगलिटीज को पहले क्वेश्चन कर लें कि यार राइटर्स या डायरेक्टर्स जो भी हैं, देयर इज, यू जस्ट सी दैट देयर इज वेरी लिटिल रिसर्च. शी शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटिंग हिम, नंबर 1. दूसरी चीज है कि यार असद के माँ बाप और अमार के माँ बाप, पूरे शहर में उनको एक ही फर्म मिली है जिसकी उन्होंने 2 अपोजिंग अटर्नीज उठा के, एक बैरिस्टर एक अटर्नी, आपके आपस में लड़ो. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. ये मैं आपको डायलॉग पढ़ के सुनाता हूं. इसका मुझे जवाब कोई माइका लाल अगर दे दे, मैं मतलब कह रहा हूं कि इसका जवाब मुझे हमने कोई अगर दे दे, मैं आपको मान जाऊंगा. नशवा कहती है उस बोर्ड रूम में बैठ के सबको, बल्कि नहीं आगे चल के जब उसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जब वो पीछे आता है उसके
क्या नाम है हमारा, बुरहान आता है ना, जब वो कहती है मैं रिजाइन कर रही हूँ, तो वो कहती है मैं किसी को बचपन से जानती हूं, इसका ये मतलब नहीं, जब वो बड़े लॉयर अंकल कहते हैं कि यार तुम तो बचपन से जानती हो, तुम्हारा कजन है, तो तुम उसको डिफेंड क्यों नहीं करी, तुम्हारा हस्बैंड भी है, तुम्हें डिफेंड करना चाहिए। कहती है मैं किसी को बचपन से जानती हूं, इसका ये मतलब नहीं मैं उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दूं। को बचपन से जानती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड अ मर्डरर। अभी तक दिया उसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट? मुझे इस बात का आप सवाल का जवाब दें कि अब तक जब उसको पता चला कि माहीन को उसने रेप किया, ये बात उसको 100% पता थी। और अगले एपिसोड में इसी बगैर वो ये कहती है रियलिटी ये है कि ये अमार का पहला जुर्म नहीं है, पहले भी इस तरह के जुर्म करके निकल चुका है ये। yeah. और आगे बुरहान को कहती है आप, ये मैंने लिखे हुए भाई, so excited ना, आज नोट्स लिख के आया है। आप ये सवाल का जवाब दें। आप ये अमार उसको कह रही है नशवा, आप जानते हैं कि अमार ने मर्डर किया है, आप फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अमार ने माहीन का रेप किया था, हो सकता है उसका कत्ल भी उसी ने किया हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि सडनली उसको ये सारे सवाल अब पूछने को मिले हैं। व्हाई? Because of course, why we know why that Assad's death or Assad's murder was such a big thing for her, कि उसके पर्सनल उसको हिट किया है, तब वो जागी है, इधर उधर वो क्राइम्स कर रहा था तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, यही साबित हो रहा है ना। तो how does that reflect on नशवा? Not well. Which is why I went to साकिब्स नोट। उन्होंने जो दिखाना चाहा कि ठीक है ये लर्न नहीं कर रही, वो लर्न नहीं कर रही, क्योंकि अगला डायलॉग पता है वो क्या बोलती है, अमार को सजा इसलिए होनी चाहिए ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके, आप उसे सजा से बचा के मजीद मुजरिम बनाएंगे। उसकी सोच ये है नशवा की, विच इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सोच। और वो उसको देख भी ऐसे रही है फखर से, जब वो आखिर में अपने सारा कर रहा जैसे एक माँ देखती है अपने बच्चे को कि यार ये एग्जाम में पास हो गए। बिस्मा नशवा को देख रही होती है अपनी केस प्रोसीडिंग्स के वक्त पे फखर से कि मेरी बेटी एक लॉयर बन गई है और केस लड़ रही है, उसी नज़र से नशवा अमार को देख रही होती है कि वाह ये बंदा जो है ही इज एक्चुअली रिपेंटिंग। और नशवा और बुरहान की कॉन्वर्सेशन इस डायलॉग पे होती है। नशवा कहती है व्हाटएवर सर, मैं तो इतना जानती हूं, मैं अपने असूलों का सौदा नहीं करती और ना ही कभी मुजरिम का साथ दूंगी, थैंक यू। उसने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर आप नशवा उसको कह रही कि तुमने सौदा किया, तो इसने भी तो किया सौदा अपनी माँ की शादी के लिए। सबसे बड़ा सौदा नशवा ने किया यार। ताया के साथ सौदा किया ना तुमने कि मैं अमार से शादी कर लूंगी, उसका सारा वाइट वॉश कर दूंगी पास्ट, क्रिमिनल पास्ट, आप मेरी माँ की शादी होने दें, सौदा तो उसने भी किया। अच्छा, फिर उसके बाद वो रिलीजियस उसमें चली गई है। उसके बाद जो अगला जो सीन, आप सीन बाय सीन डायसेक्ट करना चाहती ना, अगला सीन है बड़ा इंपॉर्टेंट सीन, जब दादी, बड़े अब्बू और ये लोग सब बैठे हुए होते हैं और दादी कहती है कि तुम तो बदनस्ल और ये वो, तो कहती है नस्ल तो मैं आपकी हूँ। दादा वो बड़े पापा इल्जाम लगाते हैं कि तुमने तो पैसे ले लिए असद की फैमिली से। कहती है अमार के सर पर बहुत गुनाह है, जो सारी जिंदगी आप लोग छुपाते आए हैं, उसे अपने हिस्से की सजा काटने दें, कम से कम अल्लाह की अदालत में तो सुरखरू हो जाए, वरना उसे अमान नहीं मिलेगा ना इस दुनिया में ना आखिरत में। और दादी कहती तुम अपने मियाँ के बारे में ये बातें कह रहे, तुम्हें जहन्नुम का खौफ नहीं होता? कहती है आग से ही तो डर लगता है दादो, जो आहिस्ता आहिस्ता अमार की तरफ बढ़ी है। तो डर लगता है दादो, जो आहिस्ता आहिस्ता अमार की तरफ बढ़ रही है। इस पूरे सिनेरियो में भी असल मकसद ठीक है, एक मकसद ये भी है कि बीनेश के मियाँ को इंसाफ दिलाना है, बीनेश को इंसाफ दिलाना है, बीनेश के 2 महीने के बच्चे को इंसाफ दिलाना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अमार को जहन्नुम की आग से बचाना चाहती है। Does that make any sense to you? It does actually. This part does. Explain that to me, please. This part does because you've seen her. ये अभी तक establish हो गया that she's a grey character. ये establish हो गया। मान गई। हाँ, of course। वो कह रहे हैं डायरेक्टर साहब ग्रे होते ही नहीं। I'm very open to accepting that I was incorrect about her and I miscalculated her. ये अभी तक establish हो गया that नशवा is a grey character. ये भी establish हो गया है कि नशवा जो है वो अपने खानदान के जीन्स लेके चल रही है, उसमें भी वो क्वालिटीज़ हैं, इग्नोर करने की, छोड़ देने की, ओवरलुक करने की, वो करती रही है पूरी ज़िंदगी वो बड़े अब्बू की भी करती रही है और वो अमार की भी करती रही है, एंड शी इज़ बीन फाइन विद इट ऑल अलोंग। अभी जो उसका ये कहना है कि उसके दिल में ये उसका कज़न अभी भी है,
हाँ वो प्रोसिक्यूट जरूर कर रही है बिकॉज उसको लगा है कि मेरी अब उसकी अपनी पर्सनल दोस्त बेस्ट और एक ममता है उसकी ममता है नहीं, और बिनेश के लिए कर रही है, वो कर रही है प्रोसिक्यूट, वो चाहती है सजा मिले, लेकिन एक उसका लिंक है अमार के साथ। ठीक है, बिल्कुल है। तो वो फिर इसका मतलब है कि जो थ्रू आउट हम ड्रामे में देखते आ रहे हैं, नशवा का एक सॉफ्ट स्पॉट अमार की तरफ, वो इसी वजह से। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी क्रिमिनल स्टडी की और की भी है, एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है। एम्पैथाइज मैं भी करना चाहती हूँ अमार के साथ। अब मैं आई एम नॉट अ ग्रेट कैरेक्टर, आई एम नॉट इवन अ कैरेक्टर इन द ड्रामा, बट एज अ व्यूअर आई विल एम्पैथाइज, आई डू एम्पैथाइज विद हिम। एम्पैथाइज करने का क्या मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि इसने ये क्यों किया और इसके पीछे क्या वजूहात थी, दैट्स इट। इसके आगे डायरेक्टर और राइटर आपको ले गए हैं फॉर यू टू सिंपैथाइज विद हिम, कि आप कह रहे हैं हाय बेचारा, इसको इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आप उसको फिर आखिरी सीन में एक कदम और आगे ले गए हैं। From empathy, you have gone to sympathy, to you have gone to affection. You have affection for Amar. You are feeling sorry for him. कि हाय बेचारे को किस तरह बचा लो। गलत है। मैं तो उससे भी एक स्टेप जाऊंगा, उसके बाद आपने उसको हीरो बना दिया। हीरो बन गया ना वो, अफेक्शन पे आके हीरो बन गया। आपने उसके बाद उसको हीरो बना के प्रेजेंट किया। हीरो, आपका हीरो जो है, जो बैरिस्टर क्या था, क्या वो कहता है, बख्तियार क्या कहता है, द इनफैलिबल बैरिस्टर बुरहान, जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा, जिसने आज तक उसका साथ नहीं दिया जो गलत हो, मतलब सही के लिए केस जीता लड़ा, वो ऐसे खड़ा हुआ है कोर्ट में हक्का बक्का होके, ही डिडंट हैव अ वर्ड टू से। वो नशवा की सुन रहा है, वो तो हीरो नहीं रहा आखिरी उसमें, आखिर में तो अमार हीरो रहा। उसने कहा यार तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, आई कन्फेस, मैंने किया है, मैंने असद को मारा है, आई रिग्रेट इट, मैंने किया है, मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी है, मैं गुस्से में था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अब मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं सज़ा काटना चाहता हूँ। और जाते जाते वो क्या कहता है, प्लीज़ मुझे पेपर्स भिजवाएं, आई वांट टू डिवोर्स हर। मैं नशवा को डाइवोर्स देना चाहता हूँ ताकि ये अपनी इससे ज्यादा अजीम शख्स और ज्यादा अजीम शख्स आप दिखाई नहीं, इससे ज्यादा और कौन अजीम शख्स होगा। बड़े बड़े हमने फरिश्ते देखे, फ्लैशबैक में भी दिखाया मुझे वॉइस ओवर में कि उसको बड़ी कोशिश की बात की, उसने सब रिजेक्ट कर दिया, फिर भी खामोश रहा, ना मुआफी की कोई अपील की और ना ही कोई सफाई। उसने कहा नहीं, आई रिजेक्ट एवरीथिंग, आई वांट टू मैं त्याग दिया अपने आप को, मैं एक सेंट बन गया हूँ। हमने बड़े ड्रामा में देखा यार कि होता है कभी कभी के हीरो ने सर पे टोपी पहन ली, अब ये बिल्कुल ये मजार पहुंच गया है या पागल हो गया है या जेल में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहा है, मतलब ये लेकिन ये एक तीसरी दुनिया खुली है। आपने जो अमार का रिडेम्पशन आर्क दिखाया है जिस तरीके से, वो आपको नहीं दिखाना चाहिए था। अच्छा मैं पहले इसको नशवा को कंप्लीट कर लेता। बोल लिया एक तो आपने साकिब खान का, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी अब, क्योंकि आपने उसका रिडेम्पशन आर्क छेड़ दिया है और उसको इसकी हीरोइज्म छेड़ दी है यार, ये बहुत प्रॉब्लम। वो आपने छेड़ी है, मैंने तो ये बहुत नहीं, हीरोइज्म तो हम दोनों ने वी एग्री ना कि ही इज बीन मेड अ हीरो एट द एंड। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है हसन कि आपने पूरा ड्रामे में ये जो प्रेमिस आपने दी थी, वही आपने जो बात की, आपने दिया कि एक बंदा है उसने गैंग रेप कराया है बच्ची का, मर्डर किया, खुद किया है, गैंग रेप किया है, पार्ट ऑफ अ गैंग रेप, ही वाज पार्ट ऑफ अ गैंग रेप। अच्छा बहरहाल माहीन का मर्डर कैसे हुआ वो कुछ उस पे वो नहीं आया, वो शायद करके उन्होंने वो कर दिया। हमें एक सीन दिखाया जिसका मतलब है कि वो उसने उसके जीएमसी ट्रक ने रन, तो इसका मतलब है वो अमार नहीं किया था वो। So I'm sorry, as a woman and as a feminist, I see this as extremely problematic that in his redemption arc, in Nashwa's redemption arc, you have completely sidelined the fact that this is a man who has been part of a gang rape. तो आपने गैंग रेप का जो क्राइम है उसको, जैसे कि आपने बार बार ये पॉइंट उठाया कि इससे भी कुछ बड़ा करेगा, वो वाकई उसके लिए कुछ नहीं था। ना नशवा के लिए वो कोई बड़ी बात थी, ना वो अमार के लिए कोई बड़ी बात थी। जब वो अपने किसी रिश्तेदार का दोस्त को कत्ल किया, दैट वाज अ बिगर थिंग, इट वाजंट। नहीं, इस सब में एक और बड़ा मसले की बात है, उस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ। नशवा कहती है कोर्ट में, एक तो ये जो उसके बाद वो उसने इकबाल जुर्म कर लिया, उसके बाद एक टेड टॉक हुई है नशवा की तरफ से। नशवा ने एक दो सवाल उससे पूछे जिनका लीगल प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको कहती है कि अच्छा आपको पता है कि मौत की सजा, चले वो एक लॉयर पूछ रही है उससे कि भाई तुम्हें पता है, आर यू कॉन्शियसली अग्रीइंग टू इट, क्योंकि मौत की सजा ये है। उसके बाद उसको कहती है आपने ये नहीं सोचा कि आप हमेशा की तरह बच सकते हैं? नहीं सोचा कि आप हमेशा की तरह बच सकते हैं। हाँ मैंने लिखा है ये सवाल एक लॉयर का, एक जिसको अक्यूज से करने का क्या इसकी लॉजिकली स्पीकिंग क्या बात है? फिर कहती है आपको इस बात का वाकई अफसोस है या इस बात को रूटीन मैटर समझ के भूल जाएंगे?
किस तरह की लाइंस हैं ये कोर्ट सीन ये में? ऐसी लाइंस हैं जो एक कजन स्लैश बीवी अपने मियाँ से पूछ रही है, In her bedroom? in her bedroom, which is why she should not be prosecuting him in court. अच्छा, और ऊपर आए जो इससे पहले कॉन्वर्सेशन है, वो एक मोनोलॉग है। वो कहती है इस वक्त, नशवा कहती है इस वक्त हमें अक्यूज के माइंडसेट को रीड करना होगा। ये सब कुछ जो अमार ने किया एक खास माइंडसेट के तहत किया है। ये इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी असद से कोई पुरानी दुश्मनी थी, बल्कि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अमार बख्तियार को गलत और सही में तफरीक ही नहीं आती। बचपन से उन्हें गलत और सही का कभी बताया ही नहीं गया। मुझे ये जो प्रेमिस सेट की गई और उसके बाद जज पूछती है अमार से, आपको किसी ने अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क नहीं बताया? अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क नहीं बताया कि बेटा रेप करना जो होता है वो बुरी बात होती बुरी है। बात है यार, किसी को कत्ल करना बुरी बात होती है। आपके पापा ने आपको ये बात नहीं बताई? मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे अब्बा ने ना मेरी अम्मी ने कभी मुझे बिठा के ये बात बताई है कि हसन रेप करना बुरी बात होती है, हसन कत्ल करना बुरी बात होती है। ये किस तरह के जुराइम आपने दिखाए हैं एक बंदे को करते हुए कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसको पता नहीं था कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है, और वो गलत करना शुरू किया। एक यंग एज से उसने ड्रग्स लेने शुरू किए, उसने शराब पीनी शुरू की। बाप ने उसको नहीं बताया कि बेटा शराब पीना गलत है। तो आगे चल के डायलॉग्स हैं ये सारे कि हलाल और हराम की तमीज वो भूल गया। उसको ये नहीं ख्याल रहा कि असॉल्ट है वो हराम है। नहीं, वो इतना बड़ा हो गया है लेकिन उसको नहीं पता। नहीं, वो मम्मी पापा इस पे जरा आप अपना ओपिनियन मेरे से वेरी प्रॉब्लमैटिक, ऑल ऑफ इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। फिर आपका जो this is with respect I'm saying this is the most ridiculous thing I've seen on TV. the honorable barrister Burhan at the end says कि अब तो मेरे मौकिल ने कन्फेस कर लिया है, जिससे ये साबित होता है कि वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है वो हैबिचुअल क्रिमिनल है। वो लिटरली उसको फाइल दे रही है, ये माहीन रेप केस की फाइल है। और वो एक फाइल है उसकी, उसने ये भी कहा है कि ऐसे कई गुनाह ये कर चुका है, कई क्राइम्स कर चुका है, और वो है हैबिचुअल नहीं, वो कहता है कि he wants to be a better human। उसने कुछ तो हक अदा करना था ना जो उसको फीस मिली हुई है। अमार कहता है बच्चों को नहीं पता होता नशा हराम है या गुस्सा, जिस वक्त उन्हें पता लगता है हलाल क्या है हराम क्या है बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक उनको पता लगता है कि किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करना हराम है और किसी को मर्डर करना हराम है, तब तक वो बुरे हो चुके होते हैं। तो फिर So the gist of all of this is कि जो एक जनरेशनल क्रिमिनोलॉजी चल रही होती है, जो जनरेशनल आदतें होती हैं या हैबिट्स होती हैं, एंटाइटलमेंट होती है, या जो इनके घर का एक माहौल है कि दे गेट अवे विद एवरीथिंग, द चाइल्ड विल अडैप्ट दैट। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई नहीं होता। तो इसीलिए नशवा कहती है अमार के लिए सजा का तयन करने के साथ साथ इस्लाह का दरवाजा भी खोला जाए। सजा का तयन करने के साथ साथ उसके लिए इस्लाह का दरवाजा खोला जाए। वो हर क्रिमिनल के लिए खोलना चाहिए। वो हर क्रिमिनल, आई डोंट डिसएग्री विद दीज थिंग्स, वो हर क्रिमिनल के लिए खोलना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं है। जो उसने पूरी ज़िंदगी देखा वही उसने किया। जो आपके जितने ये फिर रहे होते हैं एंटाइटल, जो समझते हैं कि इट्स ओके टू रेप अ वुमन और टू किल अ मैन, और एक गोली चला दी, किसी को मार दिया, या नशे की हालत में दो लोग फुटपाथ पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर से गाड़ी चला दी, दे हैव दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ये बातें गलत नहीं है। इतनी जल्दी तब्दील नहीं होते वो। एक तो इतनी जल्दी तब्दील नहीं होते, दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है, उसका सबूत है, हर चीज़ है, आप उसको प्रोसिक्यूट करें, सज़ा डिक्लेयर करें, दैट्स इट। उसकी रिहेबिलिटेशन, उसकी रिडेम्पशन उसके बाद शुरू होती है, और ज़रूर होनी चाहिए। आपने पूरी रिहेबिलिटेशन रिडेम्पशन आपने कोर्ट में दिखा, आपने कोर्ट केस में दिखा दी। रिडीम करके कोर्ट जेल में भेजो, इसको रिडीम करके जेल में भेजो ताकि पब्लिक सिंपैथी इसके साथ रहे। अच्छा, इफ इट वाज नॉट इनफ, उन्होंने कहा यार इसका एक सीन बीनिश के साथ डालो। खाली बीनिश के साथ नहीं डालो, बच्चे के साथ भी सीन डालो। थोड़ा सा और एक जज्बा है कि यार ये कितना अच्छा मामू है। यार वो बड़ा इमोशनल सीन था। आपने उसको इतनी बैंडविड्थ दी है, उस कैरेक्टर को इतना टाइम दिया है। द लास्ट एपिसोड वाज ऑल अबाउट अमार। It was all about Amar. It was about, oh my God, Amar. By the end of it, I'm saying the entire drama was about Amar. You're right, yeah, in a way. The entire drama was about a person who sexually assaults a woman, then murders her, then continues on to be whatever he is, whoever he is, eventually killing his own brother-in-law, and then
at the end you just redeem him and you hail him as a And hero. you give him so much time for redemption. ये भी नहीं कि they haven't left it open ended कि redeem करता है कि नहीं करता या क्या गुजरी उस पे. No, you redeem him and send him to jail. So- ताकि as a viewer you kind of feel bad for him कि यार इसने तो acknowledge भी कर लिया, admit भी कर लिया, रो भी लिया, redeem भी, मतलब कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो इसको. ये नहीं होना चाहिए. So in his genuine attempt to steer clear of showing Amar as a grey villainous caricature, Saqib Khan unfortunately ended up presenting him as a hero. Totally. He was the hero of the last Which is why I'm saying है कि आप नियत अच्छी थी यार कि हमने दिखाना है कि एक किरदार है और हमारे बीच बड़े लोगों ने कहा, आपने भी कहा और लोगों के भी पिछली बार कमेंट्स आए. किसी ने तो कहा जी कि आप जेमी लैनिस्टर के साथ देखें, जेमी लैनिस्टर ने क्या क्या किया होता है, बाय द एंड ऑफ इट हम जो है उसको हमें पसंद होने लगता है. नहीं, हमें नहीं पसंद होने लगता. और अगर आपका थोड़ा सा कोई एक उसकी तरफ इमोशन तब्दील होता है तो आपके पास कितने सीजन थे, 6 सीजन थे उसमें. नहीं ये this is not fiction fantasy we're watching. बट ऑल्सो होता क्या है जब आप कोई किरदार, कोई ग्रे कैरेक्टर देखते हैं और आपका, जैसे मैं लॉस में आजकल मैं उसकी एग्जांपल देना चाहूंगा सॉयर की, वो भी जैसे शुरू होता है बाय द एंड, बट उसमें एक बहुत लंबा अरसा गुजरते हुए दिखाया जाता है कि यार इतना लंबा अरसा एक गुजर गया है. कर्जे जान की कहानी जहां से शुरू हुई थी जहां पे खत्म हुई है, बीच में कितनी ड्यूरेशन गुजरी होगी? 1.5 साल मैक्सिमम इतना ही हुआ होगा ना. 1.5 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा चेंज एक किरदार में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है. मैं आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग. नहीं, और चेंज तो एक किरदार में 1.5 साल में आया भी नहीं है. चेंज तो एक लम्हे में आया है. चेंज तो उसका एक लम्हे में, लिटरली एक लम्हे में आया. वही अमार जो कि अच्छा बड़ी एक टेलिंग एक और सीन था जिसमें वो कहता है कि मैंने जब माहीन का रेप किया, जब वो एडमिट करता है तो मैं नशे में था और जब मैंने उसको मारा है असद को तो मैं गुस्से में था. मैंने जब असद को मारा तो मैं गुस्से में था. शोइंग और टेलिंग एवरीवन कि वो इस वक्त नशे में नहीं था, इस वक्त वो गुस्से में था. उस वक्त वो नशे में था. जबकि वो उस वक्त भी नशे में था, बिकॉज हमने बीच पे उसको नशा करते हुए देखा है पूरा दिन. कब? जब अमार को असद के से पहले. नहीं, असद को मारने तो वो बाप के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, फिर वो मारने जाता है ना. उससे पहले आप कह रही नशे में भी था. बट उन्होंने ये कहा कि नशा और गुस्सा दो चीजें ना, वो कहता भी है कि नशा हराम है. लेकिन ऑनरेबल बैरिस्टर बुरहान कहीं भी इंसानिटी प्ली नहीं लेते. नहीं, वो लेते हैं जब वो उसको देते हैं. वो बड़ा उसमें कहते हैं कि वो मारते उसको. इसके वक्त उसकी ये साइकियाट्रिक रिपोर्ट्स हैं उसकी और वो सही नहीं है. और वो जो उसको लेके गई है एक दिन पहले रिहैब, वो कहती है इसको कोई मसला नहीं है. हाँ, वो कहती है कि मैं बचपन से उसे जानती हूँ. यहीं पे तो वो डायलॉग आता है जहां वो कहती है मैं बचपन से उसे जानती हूँ, ये मसला नहीं है, उसे सही और गलत की तमीज नहीं पता इसलिए उसने ये किया. यार ये कोई बात है? ये बात है? अच्छा, बॉटम लाइन ये है कि अमार का रिडेम्पशन आर्क जो था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक. अमार का, मैं सॉरी माजरत है आपकी बात काट रहा हूं, अमार का रिडेम्पशन आर्क नहीं, अमार का आर्क शुरू से लेके एंड तक प्रॉब्लमेटिक था मेरी नजर में. आपने बीच में ये बात उन्होंने बार-बार दी है ना उसको, रूम फॉर रिडेम्पशन हर मैं जगह तो दी है. पहले से लेके एंड तक पूरे आर्क की बात करूंगा, मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक था. पूरे आर्क में उसको रूम फॉर रिडेम्पशन दी है, बार-बार दी है, बार-बार दी है. मैं आपसे पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूं कि ये अमार को जिस स्लाइड में प्रेजेंट किया जा रहा है ये सही नहीं है. हाँ, आपकी बात सर आंखों पे, मैं दोबारा उसको नहीं आप ना करें, आप आपकी बात सर आंखों पे जब आप कहती हैं कि यार लोगों का बैगेज होता है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग with people feeling empathetic towards those people. I understand that. Yes. But जो ये लाइन क्रॉस होगी ना, आपने जो क्यों ये क्रॉस, अगर ये चुप रहता ना, बिकॉज ये बोला है आखिरी केस के 20 मिनट, राइट? उन 20 मिनट में उसने जो जो बातें की हैं उससे आपको एम्पैथी से, सिंपैथी से अफेक्शन पे आप चले गए हैं. अगर ये चुप रहता आगे आखिर तक ये प्रोसिक्यूट हो जाता, कन्विक्ट हो जाता, जेल चला जाता, मैं कहती सही था. खाली उसके बोलने से तो नहीं हुआ ना, सबसे बुलवाया आपने. हाँ, लेकिन उसके आपने सबसे बुलवाया. उसकी हद तक अगर वो चुप रहता ना तो उसके साथ सिंपैथी तो अभी भी नहीं थी. जाते जाते तो एक और बड़ा आइकॉन मैंने कुछ देखा, लोग भी उस पे काफी कमेंट कर रहे थे, मेरे नजरों से गुजरे. जब वो नशवा को कहता तो मैं एक बात बोलूं, कहती है कि लॉयर बन गई है, तुम बड़ी जबरदस्त लॉयर बन गई. वो ऐसे स्माइल देती है, बहुत अच्छी वकील बन गई. What was that scene for? Because उसने उसको वो दे दिया ना, अप्रूवल देती है, अपना स्टैम्प ऑफ अप्रूवल. What was that? मैं आपको एक और बात देती हूँ. अभी तक माँ जो थी, शी वाज अपेरेंटली अ विक्टिम, अमार की माँ. और वो ये कह रही थी कि आप लोगों की वजह से अमार के साथ ये हुआ है. माँ जी आपकी वजह से, बख्तियार आपकी वजह से. यहाँ वो कह रही है हमने इसलिए नशवा को लॉयर बनाया था कि वो ये करे. मतलब दे आर गिविंग दिस केस
as a victory to Nashwa. It is not Nashwa's victory. Even in a It is Amar's victory. It's Amar's victory. तो उसने confess कर दिया. नशवा की victory किधर से है? मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये वो मोमेंट थी कि बस उसको हार पहनाना रह गया था, गुलाब के फूलों के उसको हार और बुकेज उसको प्रेजेंट किए जाने थे कि अमार तुम मेरी जान के टोटे, तुम छा गए हो। माँ कह रही तुम पतले हो गए हो, तुम्हें खाना नहीं दे रहे, खाने को नहीं देते मेरे बच्चे को। बाप कह रहा है कि हमने इसलिए नशवा को वो कह रहा है मेरी बीनू का बस ख्याल रखना, मुझे और कुछ नहीं तुम्हारा चाहिए। मैं, तुम जो बड़े हो गए, I'll be your मैं best तुम्हारा friend. मामू। ये सीन दिखाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। I'll be your best friend. नहीं, इमोशनल सीन आपको उन्होंने वो ये दिखा रहे हैं ना कि यार ये ग्रे कैरिकेचरिश विलन नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ग्रे कैरिकेचरिश विलन हमने नहीं दिखाना तो हम फिर हीरो दिखा देते हैं। फिर ये हुआ है ना, फिर इसीलिए तो नोट पढ़ा मैंने। फिर आप कह रही हैं क्यों पढ़ रहे हैं आप? वो इस लाना जरूरी है ना ये बात कि बहुत तजाद है सोच में और जो एग्जीक्यूट हुआ है उसमें। अच्छा, अब जो असल क्रिमिनल भी था, भी आई एम नॉट सेइंग जस्ट भी था, बख्तियार, उसका क्या? कुछ नहीं, कुछ नथिंग। जो दादी थी, कुछ नहीं। मास्टरमाइंड बिहाइंड। आपने आखिरी एपिसोड में डेट्स नहीं थी सकीना समोसा पर। वो की डेट्स नहीं थी, वो थी नहीं। आपका नहीं था दिल एज अ व्यूअर कि आप इन दो कैरेक्टर्स को भी तड़पता हुआ देखते? आपने नहीं देखा? अब ये कह देना कि ओ उसके लिए यार यही तड़प काफ़ी है कि उसकी बेटी बीवा के घर आ गई और बेटा जेल में है। नो, आई एम सॉरी, आई वांटेड टू सी देम सफरिंग, आई डिड नॉट। व्हाई डिड आई नॉट सी देम सफरिंग? आई शुड हैव। व्हाई? नॉट इम्पोर्टेंट। अमार का रिडेम्पशन आपको दिखाना ज्यादा जरूरी है बजाय कि बुरे किरदार जो बुरे काम करते हैं अमार का हीरोइज्म दिखाना आपको जरूरी था। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूं, मुझे इस बात से फर्क ना पड़ता अगर हम वाकई में कोई देख रहे होते, कोई ऑफ बीट किस्म का कोई चीज, तो मैं कहता यार ये बड़ा इन्होंने डेयरिंग काम किया कि ये बिल्कुल उधर ले गए कहानी को और ये उन्होंने दिखा दिया। आपने जब जोकर देखी थी, इवन जोकर के ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म आया था कि आपने ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई किया है एक विलन को, एक बुरे किरदार को। ठीक है, वो होती हैं ये कॉन्वर्सेशन होती है। ग्लैमराइज किया था, हीरोइज्म फिर भी नहीं थी जोकर। ये चार मसला ये कि ये बहुत ऊपर ले गए उसको। तो नहीं आया आपको? फोन तो नहीं आया? शॉर्ट ऑफ जोकर का डायरेक्टर कौन था? मुझे क्रिस्टोफर नोलन। फोन तो नहीं आया? कान को हाथ लगाए बगैर नोलन उठा लिया फोन उसने, फिर उसने कहा छोड़ो यार, क्योंकि ये बहुत आप ऊपर ले गए यार। एक और जोकर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यार आपने कैसे किया? बहुत ऊपर ले गए आप, बहुत ऊपर ले गए। ये ज्यादती है ये, और ये एक एवरेज व्यूअर के साथ ज्यादती है। मैं नहीं कहता कि यार हमारी ऑडियंस बेवकूफ है, ये क्या है, बट एक एवरेज व्यूअर हर जगह पे होता है। इट इज नॉट येट टाइम, फिलहाल वो वक्त नहीं हुआ जहां पे आप, मैं पहले भी ये बात बोली थी कि जो 99% लोग हैं उनकी कहानियां छोड़ के, जो कि असल में ग्रे और विलनस कैरेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के आप एक हीरो की कहानी सुनाए। एक क्राइम, ये उनका चार्जशीट तो यही है ना। पहली बात, अमार को बिल्कुल उस लाइट में दिखाना, रिडेम्पशन उसको ऐसी देना, हीरो बना देना। आपने अमार को हीरो बना दिया। आपने नशवा का इतना प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर दिखाया जिसका कोई सर पैर नहीं था, उसकी बातों का कोई सर पैर नहीं था। आपने हीरोइन के कैरेक्टर को बिल्कुल जीरो कर दिया। एंड में वो बात भी, आखिरी जो डायलॉग था एंड में वो बात भी बोलती है जो मैंने आपको उस दिन कही थी, और आपने कहा कि ऐसा कैसे एक्सेसरी नहीं होती बीवी। मेरा मकसद ये नहीं था कहने का, मेरा मकसद ये था जो वो अपने मुंह से बोलती है। कानून में खामोशी को भी गिल्टी माना जाता है मिस्टर बुरहान। जब मिस्टर बुरहान कहता है ना कि मुझे दे ऑफर्ड मी अ डील और मैंने खामोशी से, तो कहती है कानून में खामोशी को भी गिल्टी माना जाता है मिस्टर बुरहान। कानून में खामोशी को भी, तो जो तुम खामोश रही हो। तो मैं चार्जशीट बता रही थी मेरी क्या है। एक तो नशवा को लाए ना बीच में, नशवा को है ना नंबर 2 ऑन माय चार्जशीट। नंबर 1 इज अमार का कैरेक्टर, आपने उसको एंड में हीरो बना दिया। नंबर 2 इज नशवा का कैरेक्टर, आपने उसको इतना प्रॉब्लमैटिक बताया और आपने वाइट वॉश करने की कोशिश की उसके बिहेवियर को। मुझे जैसा बंदा जो देख रहा था वो वाइट वॉश कर रहा था इस उम्मीद में कि ये अभी कुछ करेगी। जब वो करती है इट वॉज टू लेट। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा जुर्म है कर्ज़े जान के खिलाफ, आपने गैंग रेप जैसे एक इतने बड़े जुर्म को वाइट वॉश किया है। आपने उसको ट्रिवियलाइज किया है। वो गैंग रेप पे नहीं हीरोइन जागी, ना उसके घर में कोई जागा, ना बैरिस्टर बुरहान जागा। इन तीनों को पता था कि हमारे नशवा नहीं जागी। नशवा तो कह रही हूँ ना, नशवा और बुरहान दोनों नहीं उठे इस चीज़ पे। आपने क्यों ट्रिवियलाइज किया गैंग रेप जैसी चीज़ को? क्या ये इतना ट्रिवियल मामला था? हाँ था इनके लिए, उनके लिए बहुत ट्रिवियल मामला। बहुत बड़े 3 जुर्म है, बहुत बड़े 3 जुर्म है। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये कहानी कोई बनाए और माहीन के पीओवी से हम ये कहानी देखें जी,
या माहीन की बहन के पीओवी से हम ये कहानी देखें जो जिसको हमने ब्रीफली देखा था कि उसकी बहन है, Yeah. उसको इस तरह से असॉल्ट उन्होंने किया है, फिर मरने के लिए छोड़ दिया, फिर वो हॉस्पिटल आई है, वो जाती है इंसाफ मांगने जाती और है, मार देते हैं। उसको अपनी उसकी इंटीमेट वीडियोस दिखाते हैं, उसके बाद मार देते हैं। मुझे बताएं ना उसके बाद कैसे अमार इस तरह से ग्लोरीफाई और हीरो बन के एंड में और निकलता है। देखने वाला एक आम इंसान जब देखेगा कहेगा यार गैंग रेप कर लो, उसके लिए छूट है, सोसाइटी एक्सेप्ट करती सोसाइटी है। एक्सेप्ट कर लेगी। बहनोई का मर्डर होगा ना, वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक पावरफुल बंदे का, एक ऑनेस्ट ऑफिसर का मर्डर हो जाएगा ना पॉइंट ब्लैंक, वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक मैसेजिंग है, आई एम सॉरी टू से। आप परफॉर्मेंसेस पे मैं आना चाहूंगी, अगर आप यू हैव नथिंग एल्स टू से अबाउट द स्टोरी। आई हैव सो मच मोर टू से, मैं क्या कहूँ। No, but I think जो we've covered यहाँ पे साकिब ने पीटर शैफर के एक्वेस को नोट दिया है, मैं फिर थोड़ा सा गया और मैंने एक्वेस के बारे में पढ़ा। पीटर शैफर ने जो लिखा है वो प्ले एट योर ओन रिस्क, अगर आप उसके बारे में रिसर्च करना चाहें तो वो काफ़ी डार्क और काफ़ी डिस्टर्बिंग एक कहानी है। तो मुझे अगेन उनका उस कहानी की समरी पढ़ के ये ख्याल आया कि समझ आई कि ठीक है, दिस इज वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम। अगेन अनफॉर्चुनेटली ही वाजंट एबल टू डिलीवर इवन इन दैट विद दैट कॉन्टेक्स्ट इन माइंड के एक्वेस के कुछ सोच को मद्देनजर रखते हुए कि यार उसमें जो लड़का है, दिस इज अबाउट अ 17-year-old बॉय जो कि 8 घोड़ों की आंखें निकाल देता है। ओके। और फिर आगे एक पूरा एक उसके ऊपर एक प्ले उन्होंने लिखा पीटर ने। नहीं, आप एडोलेसेंस देख लें, मैं दोबारा एग्जांपल दूंगी। 4 एपिसोड की सीरीज थी, उसमें आपने एक बच्चे को दिखाया है, उसने अपनी दोस्त को 27 दफ़ा स्टैप करके कत्ल किया है। आपने रिडेम्पशन की मोहलत दी है, रिडेम्पशन की मोहलत उसको दी है, साइक एवैल्यूएशन में भी दी है कि क्यों कर रहा था, बुली हो रहा था, एंगर प्रॉब्लम थी, एक्सेट्रा पेडेस्टल पे नहीं बिठाया होगा ना? लेकिन आपने नहीं बिठाया पेडेस्टल पे। आखिर में आपने उसको कोई स्पीच का मोहलत नहीं दिया कि जी हाँ बेटा अपने दिल की बताओ। अपने भांजे के साथ उसका सीन नहीं दिया होगा। नहीं एग्जैक्टली। तो नशवा को ये नहीं बोलते हुए दिखाया होगा आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बड़ा अच्छा नहीं। काम किया, उसको आगे से स्माइल कर रही है एक माँ की तरह कि मेरा बेटा बड़ा हो गया और मुझे या उसकी माँ कह रही कि तुम बड़े कमजोर हो गए। नहीं, उसमें माँ बाप परेशान दिखाएंगे यार हमारे बच्चे ने किया क्या है, how the hell did this happen, are we at fault, they question themselves, so what have we done? वॉइस ओवर में आपने ये नहीं बोला होगा कि उसको पाकिस्तानी दफा 302 के तहत उम्र कैद बामुशक्कत की सजा हुई और दीगर जुराइम में भी उसको सख्त सजा और हैवी जुर्माने हुए, लेकिन उसने उफ तक न की, वो खामोश रहा। उसने कहा, उसने बाप की तरफ से, बख्तियार बिल्डर की तरफ से भी बढ़ाए हुए सारे हाथ उसने वापस मोड़ दिए। उसने कहा नहीं, खामोशी इख्तियार की रखी। उसने कहा मैं ये सजा काटूंगा। वो एक हीरो है, वो एक संत है, वो एक सेंट है। हम सबके घरों में अमार की एक तस्वीर होनी चाहिए। ये नहीं कहा होगा, ये उसने नहीं कहा। फर्क है फिर। तो अगेन मैं फिर पॉइंट मेरा ये था कि रिडेम्पशन आर्क देना गलत नहीं है, हीरोइज्म दिखाना गलत है, जो कि इन्होंने आखिरी एपिसोड में घोट के आपको दिया है। आप परफॉर्मेंस की बात करना चाह रही थी, मैं सर फहरिस्त नमीर खान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो किरदार बुरे तरीके के साथ लिखा गया है या बुरे तरीके के साथ प्रेजेंट किया गया है, इसका ये मतलब कतन नहीं होता कि एक अदाकार ने बुरी अदाकारी की है। परफॉर्मेंसेस सारी बहुत स्ट्रांग। नहीं, मैं आऊंगा इस नॉट इन द लास्ट एपिसोड, मैं इस पे आऊंगा। देखें, बात ही होती है, नमीर एक यंग अदाकार है। नमीर को अगर इतना कॉम्प्लेक्स किरदार मिला, मैं नमीर को ये बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दूंगा और उसको ये फ्री पास भी दूंगा कि अभी वो उस करियर की स्टेज पे नहीं पहुंचे कि जहां पे वो कहें कि यार ये प्रॉब्लम्स है मेरे कैरेक्टर के साथ, मैं नहीं करता, या फिक्स करें, या वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। होता है, नेचुरल है, यंग एक्टर्स आर नॉट एबल टू डू इट। तो जो किरदार उनको दिया गया वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके मेरे ख्याल से बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस थी, बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस थी। जो इमोशन आपके अंदर इवोक करना चाहा वो किया। जब वो बैठे होते हैं बहन के साथ, आपको उस पे तरस भी आता है। मुझे तो हल्का सा रोना भी आया था, रोई नहीं मैं, लेकिन ये है कि आपके अंदर किया, इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। जो उनसे रिक्वायर्ड था कि एक हैबिचुअल मर्डरर, एक हैबिचुअल क्रिमिनल, एक हैबिचुअल बंदा जिसने सेक्सुअल असॉल्ट किया हुआ है, उसको हमने हीरो बना के प्रेजेंट करना है। नमीर, वुड यू बी एबल टू डू इट? नमीर डिलीवर्ड 100%। उसने कहा ठीक है, आपको ये चाहिए, मैं आपको करके दे देता हूँ, और उसने जबरदस्त तरीके के साथ एब्सोल्युटली। मेरी जो सिमिलरली गुड परफॉर्मेंसेस में आई वुड से दीपक परवानी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ब्रिलियंटली। इतना वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल था कि उसको ये था कि हाँ क्रिमिनल वो है, थरो क्रिमिनल है, लेकिन बेटी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बेटे पे गुस्सा भी आ रहा है लेकिन सॉफ्ट भी है। द एंटायर जक्सटापोजिशन ऑफ हिज इमोशंस इन दिस लास्ट एपिसोड वाज ब्रिलियंट।
मार भी रहा है, वो जो साइलेंट हो रहा होता है लेकिन कह रहा है मैं क्या करूं तुम्हारा, बेटा कुछ तो बताओ। नहीं उसको गाड़ी में बिठाते हुए भी कह रहा होता है कि तुमने मुझे वो शदीद डिसअपॉइंट किया है। नहीं तुमने मुझे शदीद डिसअपॉइंट किया है और तुमने इनकी नशवा और बुरहान की बातों में तुम आ गए हो, और ये तो वो कहता है तो अच्छा होता आप मुझे बता के, अच्छा मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, एकदम फ्लिप मारता है। बट ही इज अ मैन हु इज डायरेक्टेड बाय हिज ईगो इन एवरीथिंग, तो वो बहुत जबरदस्त पेपर। सकीना समो साहिबा dearly missed her in the last two episodes. Last episode I don't know why she was not there. I don't know why उनका कोई सीन नहीं दिखाया, अमार को सजा की जो सजा सुनाएगी उसके ऊपर उनका एक्सप्रेशन नहीं था। The only logical explanation I have is कि उनकी डेट्स नहीं थी सकीना समो साहिबा की, इसलिए नहीं उनको इंक्लूड किया गया। अदरवाइज एक बहुत ही मरकजी किरदार all throughout the drama, मास्टरमाइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार, कोई कुछ दिखाए ही नहीं आखिरी किस्त में यार। मेरा दिमाग ये बात समझने को नहीं तैयार कि यार ये क्या वही डायरेक्टर और राइटर और लोग थे कि एंड में क्या हुआ है ऐसा, मुझे नहीं समझ में आ रही। लेकिन मेरी एक शिकायत जो है वो यमुना से। जब हम अपने मुल्क के बड़ी अदाकाराओं का नाम लेते हैं तो यही 3-4 नाम है हमारे पास, यमुना जैदी, सज्जद अली, मावरा, आयजा, 4-5 लोग हैं जिनका हम हमेशा कहते हैं कि यार जब ये कोई किरदार करेंगी, ये सबा कमर, माहिरा खान, जब ये कोई किरदार करेंगी तो एक तो आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरा आपको इस बात की एक अश्योरिटी होती है, अश्योरिटी होती है कि यार वो जो किरदार करेंगी ना वो बड़ा फिर उसमें रिस्पॉन्सिबल तरीके के साथ उसको डिलीवर करेंगी। तो मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ यमुना में कि यमुना ठीक है, एक उन्होंने तेरे बिन कर लिया, वंस इन अ व्हाइल हर एक्टर का बनता है करना, मावरा भी अगर तुम साथ हो कर रही कोई प्रॉब्लम नहीं, सज्जल ने भी दिल वाली गली में किया, हमें उसमें एतराज़ात थे, हो जाता है। बट यमुना के साथ उनके किरदारों के साथ जितना हम उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, जितना हम उनके काम को पसंद करते हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, उनके किरदारों में ये मसले मसाइल आते जाते रहते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन नमीर से नहीं रखता कि ठीक है यार उनका कैरियर का शुरू है, यमुना से मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि यार ये मेरे किरदार का जो आर्क है, इसके पहले सीन में ये इसके डायलॉग्स थे, इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये ए से बी कैसे पहुंचा मेरा किरदार। एज अ वुमन हाउ एम आई ओके, इफ आई एम नशवा, एज अ वुमन हाउ एम आई ओके विद मैरिंग अ मैन who has gang raped a woman? Please answer this to me. One simple question. Unless I am going to do something, a twist in the plot with which there was none of. Why is Yumna, for example, not questioning, or why did she not question the, मैं पूछूंगा उनसे, जब मैं मिलूंगा उनसे मैं ये सारे सवाल उनसे पूछना चाहूंगा। I think I have that equation with her that I would really want to ask her what happened. कि जब अमार आता है एंड में और कहता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें बड़ी जबरदस्त लॉयर बन के, और वो मुस्कुरा के देखती, क्यों मुस्कुरा के देख रही है वो? पूछेगा बिल्कुल। जो किरदार नशवा थ्रू आउट अमार की साइड लेता है, ये सॉफ्ट स्पॉट है, ये उसको शादी कर ली उसके साथ, और ये बोला, हमने कहा क्लीन स्लेट, उसने कहा मैंने तो इस रिश्ते को अपना लिया है और मैं अब इसको सिंसियरिटी के साथ करूंगी और मैं अमार को बदल लूंगी। अमार ने उसे रेप किया हुआ था, नशवा को पता था, पॉसिबली अमार ने उसको मर्डर किया है माहीन को, ये भी नशवा को पता था। तब उसने ये ना सोचा, जो एंड उसने बात की मैं असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। Why did Yumna not raise these? Maybe she did, maybe she did not. We will only find out if we ever sit down and have that conversation with her. But right now, this is not a good look. I also have to say that when Yumna Nashwa turns lawyer, wahan se I felt that even the performance was very lacking. Unfortunately. हाँ, थोड़ा सा वो हम उस जोन में चले गए थे, जो 70s 80s की इंडियन फिल्मों में जो सीन होते थे ना अदालतों के, हम गए हैं उसमें। It was an annoying lawyer persona, which I did not expect, or nor did I want to see. It was an annoying lawyer. It was like, you know, मैं दबंग, मैं अब कर लो जो करना है और मैं हक पे खड़ी हूँ, और मैं, it was very preachy. It was very preachy. It did not come across as a good performance, unfortunately. But for this one एपिसोड, जब वो लॉयर बन के सामने आई है नशवा, या सेकंड जो जहाँ प्रॉब्लम है, देयर आर वेरी मेनी सीन्स थ्रू आउट द ड्रामा जहाँ पे यमुना ने एक्सेल किया। मोनोलॉग वाज फैंटास्टिक। मैं वापस उस मोनोलॉग पे जाना चाहूंगा। मैं वो इस ड्रामे का नहीं, आई थिंक यमुना के करियर का, मैंने तब भी ये बात बोली थी, ऐसा लगता है कि यमुना इज सो इन कंट्रोल, बट देन ऑल ऑफ अ सडन आखिरी 2 किस्तों के बाद नाउ आई एम क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, एन एक्टर दैट आई लुक अप टू, एंड आई एम लाइक, यू नो, कि यार यमुना, जिनको मुझे लगा कि शी इज सो इन कंट्रोल ऑफ नशवा
कि उनको पता है, और उस वक्त तक मेरी प्रॉब्लम ये होती है आमना कि हम राइटर और डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव समझने के बजाय अपना पर्सपेक्टिव लैंड करना शुरू कर देते हैं किरदारों को। यही अमार के साथ होता रहा है। That's the thing about art. आप जब देख रहे होते हैं, what happens is that then you end up being really disappointed, na? That's fine then. You're not supposed to be. But that's the whole beauty of art, that when you look at it, you watch it from your perspective. At times you also start making excuses for characters because you like an actor, you appreciate their work, and then you think कि यार अच्छा यार ये actor ये किरदार कर रहा है तो इसने तो बहुत सोच समझ के किरदार लिया हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना आपके तभी सर पे, आती तभी है। So responsibility that आती is my expectation from our most talented actors like Yumna. Absolutely. Not just Yumna but दीगर जो Absolutely. Yumna की लिस्ट में सारे जो एक्टर्स हैं, Yeah. उनसे मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि यार जब आप कोई किरदार निभाएं उसमें फिर इस तरह के मसले नहीं होने नहीं चाहिए। होने चाहिए। उसामा खान आई थिंक डिड रियली वेल एज बैरिस्टर बुरहान। उसामा ने उनके सारे बेलेबल ऑफेंसेस थे, जैसे उन्होंने एंड में खुद भी कहा ये बेलेबल ऑफेंस है। उनकी जो भी थोड़ी बहुत गलतियां थी एज ए लॉयर, या आखिर में वो उनका केस लड़ने का जो तरीका था वो मुझे नहीं सेटिस्फैक्ट्री लगा, लेकिन ऑन द होल आई थिंक ही रिडीम्ड हिमसेल्फ फ्रॉम गैर एंड सुन मेरे दिल। As far as Osama the actor This is was his concerned, redemption arc. as far as Osama the actor is concerned, no complaints. No complaints, no. Like बड़ा अच्छा उन्होंने टर्म इस्तेमाल की, क्या था? Easy elegance, lazy elegance. Lazy elegance. बहुत अच्छी बहुत term है। खूबसूरत term बहुत है, अच्छी lazy term है। elegance. There was a lazy elegance to his And character. he, I would say that almost flawless performance है उसामा की, बहुत अच्छी performance है। लेकिन मेरा राइटर और डायरेक्टर से दोबारा गिला है कि आपने बुरहान सर जो आपने दिखाए हैं कि यार every character is looking up to बुरहान सर, वो इंस्पायर हो रहे हैं कुछ नहीं बुरहान करते सर से। बुरहान सर। आपने एंड में बुरहान सर का कबाड़ा निकाल आपको दिया। लगा कभी कि बुरहान सर ने जानबूझ के he just let her have the floor? नशवा deliberately इन्हें उसके प्यार में। नहीं, मुझे ये बताएं कि मुझे तो जो यही बात बड़ी तो फिर problematic है ना। बुरहान सर जब बेंच पे बैठ के जब एंड में जो वो सीन आता है तो वो कहते हैं यूर अ जीनियस, तो किस बात पे कह रहे हैं? नशवा ने क्या जीनियस हरकत की है? You are genius. कुछ कहा आपने? बुरहान सर का आप ये देखे ना, इतना बड़ा लॉयर है, प्यार में अंधे हो गए। आज तक प्यार में अंधे हो गए। प्यार में अंधे हो गए। इसमें और कबीर खान में कोई फर्क नहीं। वो प्यार में अंधे हो गए। प्यार में अंधे हो गए। वो आप देखें जी, वो लॉयर हैं जो आज तक कभी कोई केस नहीं हारे, और जो वो वीक कमजोर पड़े हैं, एक गलत केस लिया है, वो प्यार में लिया उन्होंने। उन्होंने कहा सिवाय बड़े अब्बू ने कहा ना तुम आज तक कोई केस नहीं है सिवाय एक के, यानी कि नशवा को तुम नहीं हाँ, पा सके। exactly. और वही हुआ कि यहाँ पे भी वो एक ही केस आ रहे हैं क्योंकि नशवा सामने थी। तो प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, उसको नहीं समझ फिर रहती। जी नशवा आ जाती है लास्ट सीन में फेंडी की ग्लासेस अपनी पहन के लिफ्ट लेने, और फिर वो जाते हैं, दे वॉक इनटू द सनसेट। देखे ना कितना ये सिंबॉलिक सीन था। हमेशा बुरहान उसको कहता था आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। वो कहती थी मैंने नहीं बैठना, और उसका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया इस चक्कर में। इस बार वो गाड़ी रोकती है क्योंकि वो कैद से आजाद हो गई है। जी। इसमें सिंबलिज्म था। For everybody who wanted to see a happy ending for Nashwa and Burhan, I'm happy. This वो was a हाथ good- भी पकड़ती है हाँ, उसका, उसका हाथ में बहुत सूरज cute हुआ था। मध्यम चांद जलने लगा, ऐसा ही है, आसमां बहुत आए अच्छा था। यूं पिघलने लगा, बहुत अच्छा था। मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। लेकिन यहाँ से पहुंचने तक का जो सफर था ना, वो बहुत देखें ये आप परफॉर्मेंस को कर रहे हैं अप्रिशिएट। आई हैव टू अप्रिशिएट फजर शेख एज वेल। फैंटास्टिक। फजर वाज वेरी गुड, फजर I वाज think वेरी these two episodes belonged to Nameer and Fajr. They belong to them. In terms of performances and characterization, problematic थी उसकी of course, लेकिन यार वो जो कहता है अमार के इसका नाम क्या है? जी। क्या नाम? उसको नहीं था पता इसके भांजे का नाम? नशे में रहता है यार, नहीं उसको कोई यार, आपको तो उन्होंने clean और chit दे दे आप। और उन्होंने आपको उन्होंने कहा कि यार इतना बेचारा मासूम है ये, इसको तो बच्चा- इसको तो अपने भांजे का नाम नहीं पता यार, बहन से प्यार करता है, इसको तो भांजे का इसको नाम भांजे याद का है। नाम नहीं पता। बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, अब देखो शहजादा ये है। डायलॉग किसी ने लिखा है ना, किसी ने परफॉर्म किया है, किसी ने डायरेक्ट किया है, ये बाय चांस तो नहीं हुआ ये। बस वो मैंने कहा ना कि इन हिज क्वेस्ट टू नॉट शो अमार एज अ ग्रे villainous caricaturish of a character. और आपके आसिम भाई पूरे ड्रामे में अपने 3 बटन खोल के बनियान दिखा के चलते रहे कोर्ट, लेकिन वो ऐसे आए थे जैसे कि अपने वलीमे पे जा रहे हो और तैयार होके और एक स्मग एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पे। Dress for the occasion. ड्रेस स्मग कंप्लीटली, दिस इज बाउंड टू हैपन। Dress for the occasion. यार मैं साकिब खान को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आपने बैंड बजा दिया साकिब खान नहीं पे। देखें, उन्होंने एक बहुत बोल्ड और डेयरिंग अटेम्प्ट की है एक किरदार को लेकर। उनको पता होगा मेरे ख्याल में कि ये बैकलैश आएगा, आई एम श्योर उन्होंने एंटिसिपेट किया होगा। बट ये तो कहानी तो एक चीज़ है ना,
जो उनके फ्रेम्स हैं, जो उनकी स्टोरी टेलिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, ये कहानी आधी भी ना डिस्कस होती अगर साकिब खान ने इसको ऐसे डायरेक्ट ना किया होता। जो हक की बात है वो हक की बात है। Absolutely. जो सिनेमेटोग्राफी है, जो इसका कहानी का खुलने का अंदाज था, जिस तरह से इसके पूरी नैरेटिव बिल्ड हुआ है, आप डिसएग्री करें एग्री करें वो एक अलग बात है, वो ठीक है, वो सबका राइट है। Same goes for performances. Whatever you may disagree with them, with the characters, or disagree with them, the performances were great. Even Nashwa, up till the last, I was not satisfied with her court performance, but other than that, पूरे ड्रामा में आपको बहुत जबरदस्त सीन दिए नशवा ने। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि वो जो यमुना का सीन था, मोनोलॉग, वो तो करियर बेस्ट था। बट सो क्रेडिट टू साकिब। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई एम श्योर डायरेक्टर भी जब कुछ एक विजन के साथ चलते हैं, कभी कभी उनको समझ लगती है यार कि ठीक है, ऐसी कहानियां, ऐसी चीजें अभी शायद वक्त नहीं है, आगे चल के परहैप्स चलो किसी और चीज को ट्राई करते हैं। बट एज फार एज हिज his ability to tell a story is concerned, I think वो solidify हो गया। I think he's a very good storyteller. He's a good storyteller in the sense that जो narrative है वो build अच्छा कर लेते हैं, but again उसको पूरी तरह से communicate, convey करना शायद वहाँ पे थोड़ा सा lapse है। वहाँ पे आते हैं राइटर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लेन अपनी करना चाहूँगा राबिया रज़ाक साहिबा से और शैला शकूर साहिबा से कि इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी रूम था, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था। और वो अनफॉर्चुनेटली कहानी जो है यहाँ पे सबसे बड़ा लेट डाउन रही है। अब ठीक है, साकिब भी उस प्रोसेस का हिस्सा थे, जितना थे मुझे नहीं पता, बट एट द एंड ऑफ द डे हमेशा राइटर के ऊपर आता है, अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब भी, कि राइटर का जो विजन था या राइटर की जो सोच थी या राइटर ने जो किरदार बुने, अनफॉर्चुनेटली जो शायद उनकी इंटेंशन थी उसको वो डिलीवर नहीं कर पाए उस तरह से। जी कुछ और आना नहीं जी, 1.5 घंटे का आपने रिव्यू किया कर्जे जान का। आप मैंने आपको कहा था अलग से कर लें। इजाजत लें। ख्वातीनो हज़रात, देखें ड्रामे कहानियां बनती ने, इसमें हम सबका फायदा है और अच्छी बात भी यही है कि लोगों को इजाज़त हो। ये कहानी उन्होंने बताई, अगर मेरे और आमना के पर्सपेक्टिव से और डिस्कशन से अगर आपको कोई इख्तलाफ है, मैंने पहले कहा आपकी पूरी इजाज़त है, आपको खुली छूट है, कमेंट सेक्शन आपका अपना है, खुल के बयान करें तमीज़ के दायरे में। हमने भी कोशिश की है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, अगर हुई है क्योंकि एक सीरियस ड्रामा था, अच्छा बना हुआ फॉर द मोस्ट पार्ट ड्रामा था, किसी की दिल आज़ारी हुई है, हमारी तरफ से माजरत। हम चाहते हैं कि अच्छा बेहतर से बेहतर काम हो जी। ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ कर्जे जान। थ्रू आउट हमारी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशंस होती नहीं, बड़ा हमें मज़ा आया। आपस में कुछ बातें मैंने आमना से सीखी, मेरे से उन्होंने क्या सीखना उनको सब पता है, कुछ मैंने आपसे सीखी। मैंने कभी ये नहीं आप पे इज़हार किया। कुछ सीखी आपने मेरे से बातें? मैं हाँ, आपने कहा, आपने माना ग्रे कैरेक्टर है नशवा, आपका बिल्कुल आपने नहीं माना, तो कुछ हम दोनों ने सीखी, कुछ आपने सीखी होंगी, कुछ आई एम श्योर मेकर्स ने भी सीखी होंगी, ताकि अगली बार वो इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट बनाए। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें, मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद ऑन द स्पॉट, परसों विद द हॉट रिव्यू, और उसके बाद सैटरडे को विद हॉट बाइट्स, और संडे को विद दास्तान। आमना मैडम ने कहा कि दास्तान को मुकाओ, तो 4 किस्तें हम कोशिश करेंगे दास्तान की देखें जी, और 4 किस्तों के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में इतवार को आ जाओगे, फिर मंडे को फिर वापस आएंगे विद द हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफिज।